Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Hope my voice is visible to everybody. Okay. Now you can see in the panel that you can ask questions also. Now let's start this session. The objective of this session is to discuss about the preparation strategy. Now, one of the most basic question which is an aspirant जो हम सबको पूछना चाहिए कि how to prepare for the examination. Now, this is a civil service examination, CSE. So of course the focus will be holistically कि हम civil service examination के लिए कैसे prepare करें. However, हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग किसके लिए prepare कर रहे हैं. If you try to see civil service examination में there are 24 services, total 24 services हैं, defined जो है, and every year vacancies come, and based on the vacancies वो कभी-कभी 23, कभी 24, कभी 22 भी service हो सकती हैं. Now broadly the civil service examination is divided into two kind of services. पहला जो सर्विस है वो हम उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस, AIS, और ये ऑल इंडिया सर्विस होता है IAS एंड IPS. देन द अदर सर्विस आर कॉल्ड सेंट्रल सर्विसेज. जो बाकी सर्विस सेंट्रल सर्विसेज हैं, इसमें भी दो तरह की होंगी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ओके, सो वी हैव ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल सर्विसेज. डिफरेंस क्या है? ऑल इंडिया सर्विस में जो रिक्रूटमेंट होता है IAS IPS का, ये डिपार्टमेंट ऑफ यूपीएससी रिक्रूट करता है, और DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को जो हैंडओवर कर देता है, और ये फिर जो सर्विस वाले लोग होते हैं उनको रिस्पेक्टिव स्टेट कार्डर मिलता है. सो दे आर सपोज टू वर्क इन अ स्टेट कार्डर, और उनका जो मैक्सिमम टाइम जो रहेगा वो अपने स्पेसिफिकली स्टेट में वो काम करते हैं. नाउ वी स्टेट सब जो अपने वो स्पेसिफिक स्टेट में काम करेंगे, विच मींस मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ करियर. फॉर एग्जांपल अगर आप IAS बनते हैं और आप हो सकता है आप यूपी के हो, मे बी यू विल गेट राजस्थान. सो आपका जो मैक्सिमम मेजॉरिटी पीरियड है करियर का सर्विस का, वो राजस्थान में सर्व करने को होगा. सिमिलरली सेम गोज विद IPS. लेकिन जो सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए में या ग्रुप बी में सर्विस है, यहाँ पे आप रेस्पेक्टिवली आप डिफरेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज को आपको आपका अलोकेशन होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेवेन्यू सर्विस में होंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप काम करोगे. अगर आप रेलवे सर्विस के हो तो इंडियन रेलवे सर्विस में हो. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करते हैं, मान लो IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करोगे. सो दैट इज हाउ. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटायर एग्जामिनेशन. हम सिर्फ IAS का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम इंटायर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. और एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, दैट इज अराउंड 900 to 1000. ठीक है, इतनी एवरेज वैकेंसीज आपको हर साल मिलेंगी. ये 900,000 जो वैकेंसीज हैं, इसमें भी ब्रॉडली जो है 4 सर्विसेज बहुत फेमस है. फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज IAS को जो वैकेंसीज होती हैं वो लगभग 200 के आसपास आपको एवरेज मिलती हैं. IPS को लगभग कैन से 300 के आसपास जो है आपको IPS मिलती हैं. एंड सिमिलरली आपके IRS जो है उसमें भी IPS में 300 नहीं, लगभग 250 के आसपास होती हैं. और उसके बाद जो है आपके IRS में भी लगभग 200-300 के अराउंड वैकेंसीज होती हैं. यानी आपकी जो टॉप 4 सर्विस है, IAS, IPS, IFS एंड IRS, ये जो टॉप 4 सर्विस हैं वो है IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, और IRS. इनमें आपकी मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 800 जो है लोग यहाँ रिक्रूट होते हैं. बाकी जो 100-150 होते हैं वो बाकी सर्विस में, जो बाकी 18-20 जो सर्विस होती हैं उनमें वो जाते हैं. और हर सर्विस के अंदर वैकेंसीज वेरी करती हैं. फॉर एग्जांपल IRTS में भी 10 वैकेंसीज हैं, तो बाकी उसमें 10 लोग ही जा पाएंगे. इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में भी आपकी 15 वैकेंसीज हैं. सो दैट इज हाउ द हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं. सो इमेजिन करिए कि अगर आप सर्विस में जाते हैं और आपकी रैंक अगर विद इन फर्स्ट 500 में है, तो आपको टॉप 5 सर्विसेज में, आपको टॉप 4 सर्विस में आपको मिल जाता है जॉब हर हाल में. सो दैट इज हाउ विल गो अबाउट. और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ. इन द पीपल फ्रॉम अदर कैटेगरीज, उनका जो है अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि जो है उसमें OBC और SC ST में आप फॉर एग्जांपल आप OBC में है तो आप 250 रैंक पर भी आप IAS बन जाओगे. ठीक है. सो वो खैर सर्विस टू सर्विस जो है बेस्ड ऑन कैटेगरी भी वेरिएशन रहते हैं. सो बट दैट इज द ब्रॉडली. तो हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, not only one those 2 service but all services. अब सवाल ये उठता है कि why IAS? Because IAS is the most
सॉट आफ्टर एंड प्रेस्टिजियस सर्विस होती है। आईएएस आईपीएस दोनों सर्विस ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज ये लोग पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे मेक ऑन सोसाइटी, जो वाइडर इम्पैक्ट सोसाइटी पे इनका होता है वो कहीं ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीस पीपल गेट सो मच ऑनर, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और हमारी सोसाइटी है उसका भी एक अलग तरह का नेचर है। वी आर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर गुड गवर्नमेंट जॉब, एंड ये जो सेंट्रल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो जॉब्स होती हैं दे आर टॉप मोस्ट इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाई आप सोचिए कि अगर सेंट्रल स्टेट दोनों को मिला लीजिए तब 2 करोड़ लोग काम करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, और उसमें भी सबसे टॉप जो सर्विस होगी वो आईएएस या आईपीएस होगी। सो दैट इज द रीजन व्हाई दीज आर मोस्ट सॉट आफ्टर सर्विसेज, एंड इसलिए हम लोग हाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन ऐसा हम लोग है। ना ये सारी सर्विस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ना गोइंग फॉरवर्ड बहुत बेसिक सवाल मैं पूछता हूँ, व्हाई सिविल सर्विसेज, एंड now I can see many people in the class right away, और why civil service एक basic question हमेशा दिमाग में रहता है, and as a mentor my objective is to understand what is going in your head, why have you taken this decision, और आप इस decision को ले रहे हो तो what are the drivers for preparation, आपके drivers क्या हैं, आप आप पर्सनल लेवल पे देखते हो, फैमिली लेवल पे देखते हो। सो आई हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 dimensions ऑफ करियर इन सिविल सर्विसेज। पहला तो है पर्सनल, आप पर्सनल लेवल पे चाहते हैं आप सिविल सर्विस जाए क्योंकि शायद आपका सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगा, सिविल सर्विस विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको अनपैरेलल्ड लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ की जो है से आप रूबरू होंगे। यू कैन परस्यू योर ओन इंटरेस्ट। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ साथ जो तैयारी कर रहे थे वो लोग आज सर्विस में हैं, और आप सिर्फ जॉब नहीं करते हो बट आप स्पेसिफिकली जॉब में भी अगर आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है तो आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हार्वर्ड से जाके पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हमेशा एक अपना टैलेंट पूल बनाती रहती है, एंड द फर्स्ट प्रेफरेंस दे गिव टू द अपने टैलेंट पूल, सबसे पहला प्रेफरेंस वो सिविल सर्विसेज के जो लोग होते हैं उन्हीं को देती है। एंड सो नॉट ओनली दैट, सर्विस में आप 4 साल ब्रेक लेके आप आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स वर्ल्ड किसी पार्ट से करके आओगे एंड गवर्नमेंट विल पे फॉर दैट। सो नॉट ओनली दैट कि आप अच्छा जॉब या करियर कर रहे हो, लर्निंग हो रहा है या फिर आपको रेस्पेक्ट ऑनर मिल रहा है, बट इन नॉट ओनली दैट बट इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है जो जॉब आपको दे सकता है। एंड बिलीव मी, लेट्स से आप साइरा क्रूज यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप वहां से पीएचडी करना चाहते हो या यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो अगर आप आईएएस के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको तुरंत एडमिशन मिल जाता है। व्हाई? बिकॉज दे नो दैट यू आर द वन ऑफ द क्रीम पीपल इन द कंट्री, एंड और जो लर्निंग और जो ग्रोथ और जो आपका एक्सपोजर होता है वो काफी अच्छा होता है, एंड दे स्पेसिफिकली लुक फॉर सच पीपल, तो यू कैन परस्यू इंटरेस्ट एज वेल। दूसरी बात है फैमिलियल हो सकती है, फैमिलियल मतलब आपको सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, you will get lot of respect and recognition, आपकी फैमिली को रिकॉग्निशन हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। as I said कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक हैव और हैव नॉट्स का डिस्टिंक्शन है, पीपल हु हैव गवर्नमेंट जॉब एंड पीपल हु डू नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, और उस हैव और हैव नॉट में भी एक आप कितना भी प्राइवेट जॉब में कमा रहे हो, आप अच्छी जगह से पढ़ के आए हो, आईएम किया है या फिर आपकी अच्छी सैलरी है या अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हो और आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी जो आपको रेस्पेक्ट देता है, आपकी फैमिली को रेस्पेक्ट मिलता है क्योंकि आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो, दैट इज अ बिग थिंग व्हिच एवरी फैमिली एस्पायर्स। इवन बड़ी बिजनेस फैमिलीज के बच्चे तैयारी करते हैं और वो सर्विस में जाना चाहते हैं। सो दैट इज द फैमिलियल रीजन। तीसरा प्रोफेशनल हो सकता है। नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल? प्रोफेशनल इज दैट हु आर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स मतलब पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। तो आप एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आप जाते हो, यू आर एक्सपर्ट फॉर द जॉब, यू आर ट्रेन्ड, आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलेगी, किसी भी सर्विस में जाओगे, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, 2 साल का पूरा ड्यूरेशन होता है जहां आपका प्रोबेशन कम ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अगर अभी आपने सुना हो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो भी एक सेंट्रल सर्विस का एग्जाम है, तो फॉरेस्ट सर्विस के जो ट्रेनी थे वो सारे लोग बाहर घूम रहे थे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनका पूरी ट्रेनिंग वहां पे हो रही थी, वो 2 महीने 1.5 महीने से वहां पे थे और वहां से पूरा घूम के आए थे। नेचुरली वो कोरोना इफेक्टेड एरिया था तो उनका टेस्टिंग हुआ, उसमें से एक तो पॉजिटिव भी पाया गया। तो कहने का मतलब है दैट ये रिकॉग्निशन आपको मिलता है, यू गेट ट्रेन फॉर द जॉब, और जब आप ट्रेन होते हो यू आर मैन फॉर द जॉब, तो आपको जो संभावनाएं होती हैं काम करने की, जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, जो चैलेंजेस हम कहते हैं कि जॉब में आपको मिलेगी, वो काफी अच्छी होती हैं।
और विश्वास मानिए कि अथॉरिटी पोजीशन में आप होते हो, एंड जब आप एक अथॉरिटी पोजीशन में होते हो तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ कर सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ द प्लेस वेयर यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग। तो ये एक काफी यूनिक सिचुएशन होती है जो करियर में बहुत कम लोगों को मिलती है, एंड दैट इज वेयर प्रोफेशनल वुड बी थिंग। तो प्रोफेशनल में यू गेट कुछ पॉजिटिव टेंशन भी होता है, यू आर मैन फॉर द जॉब, यू आर ट्रबल शूटर, आपको पॉलिसी मेकिंग से लेके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काम करना होता है। तो एक अच्छा खासा आपका एक एक्सपोजर होता है, एंड यू वर्क अ लॉट एट मल्टीपल लेवल्स। सो दैट इज द रीजन व्हाई प्रोफेशनली, फॉर एग्जांपल, जब कोई तैयारी करता है तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या रीजन है बेटा आपकी तैयारी करने का, और आप क्या, क्योंकि लाइफ में जब आप ये तैयारी करोगे तो यू हैव टू इन्वेस्ट 2 years ऑफ योर लाइफ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ का 2 years इन्वेस्ट करना होगा। 1 साल आप प्रिपरेशन करोगे, 1 year आप एग्जाम दोगे, मिनिमम 2 year अपनी लाइफ का दोगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। सो व्हेन यू जब आप लाइफ में 2 years किसी पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बेसिक सवाल तो है ना, मैं तैयारी करना क्यों चाहता हूँ, व्हाट इज माई मोटिवेशन, मेरा ड्राइव क्या है। और ड्राइव प्योर होना चाहिए, इंट्रिंसिक होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, बिकॉज मोटिवेशन अगर अंदर से आएगा तभी हम उसको सस्टेन कर पाएंगे। बिकॉज मैं आपको बताऊं, एज अ मैंने खुद यूपीएससी का एग्जाम 3 बार दिया है, ऑल 3 अटेम्प्ट मैंने टू फेस किया था, और कुछ कमियां रह गई, बट इतना मुझे पता है कि आई वाज ऑलमोस्ट देयर। कुछ कमियां थी, बाद में मालूम हुई, एंड टुडे एज अ मेंटर, आज मेरा 10वां साल है, दिस माय 10th ईयर ऑफ मेंटरिंग स्टूडेंट्स। और इस 10th ईयर 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट की बेटा आपका अपने लेवल पर इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आप तैयारी करना क्यों चाहते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट विल लीड टू द सिचुएशन कि जो है, जो दैट इज व्हाट इट विल लीड टू अ सिचुएशन जहां भी प्रिपरेशन जो इफेक्टिवली जो है मूव करेगी। अगला हो गया सोशल। नाउ व्हाट इज सोशल? लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, वो लोग सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, वो लोग सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू डू समथिंग, वो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। ना देखिए, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है, स्टेट है, और एक कल्याणकारी स्टेट में ऑब्जेक्टिव वेलफेयर इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और वेलफेयर का जो ओनस होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बर्डन होता है, दैट लाइज विद गवर्नमेंट, एंड दैट इज वेयर सिविल सर्वेंट पीपल एट द फोरफ्रंट। ये लोग सबसे फोरफ्रंट पे होते हैं, स्पेशली आईएएस की बात करें तो ये फोरफ्रंट पे होते हैं गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के लिए। वेलफेयर स्कीम्स, वो पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है, या फिर जो है आपका जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, या फिर डेवलपमेंटल वर्क हो सकता है, रोड बनाना, हाईवे बनाना, कनेक्टिविटी इंश्योर करना। तो इन सारी चीजों में आप एक बहुत बड़ा सोशल काम भी करते हो, दैट यू वर्क फॉर पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, पीपल हु हैव डू नॉट हैव बेसिक्स ऑफ लाइफ। और इंडिया में आज भी, इंडिया इज अ कंट्री वेयर मोर देन 20% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ये ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो अपनी बेसिक्स, अपनी लाइफ की बेसिक्स भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज वाई करेंट सिविल सर्विस के ड्राइवर क्या है बेटा, आपको अपना रीजन ढूंढना होगा, बिकॉज वो मोटिवेशन एक मैराथन की तरह है तैयारी, 2 साल की मैराथन होगी, रोज धीरे धीरे दौड़ना है, एक कंसिस्टेंट तरीके से दौड़ना है, यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्रॉम इनसाइड। और इस पीरियड में अप्स आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। एज अ मेंटर मैं आपसे यही कहता हूँ कि भाई आपको कभी जब प्रिपरेशन आपकी डाउन हो, या चीजें जब अच्छी नहीं चल रही हो, या फिर कभी ऐसा टेस्ट में स्कोर नहीं आएगा, यू नीड टू रीच आउट टू मी, टू रीच आउट टू द एंटायर टीम एंड आस्क कि सर क्या करें, कैसे मोटिवेशन को मूव करें, कैसे हम इस सिस्टम या प्रोसेस को सस्टेन करें। ये हमारा प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव जो है होना चाहिए। तो इस ये करेंट सिविल सर्विसेज एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। और अपने आप से पूछे कि मैं तैयारी करना क्या चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, या मैं चाहता हूँ, या मेरे को सोसाइटी में कुछ करना है। बिकॉज वो जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, देन यू कैन फोकस ऑन, व्हेन देयर इज अ क्लैरिटी इन योर माइंड, आपके दिमाग में, मन में क्लियर रहेगा, तो आप प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से जस्टिस कर पाओगे। जहां तक अटेम्प्ट की बात है, मिनिमम एज 21 है, जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 32 एज होती है, ओबीसी 35 9 अटेम्प्ट्स, 37 अपर एज होता है। नाउ हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होगा कैसे हम लोग ये सारे अटेम्प्ट से मतलब नहीं है, मेरा फोकस हम लोग होना चाहिए कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करके हम एग्जाम करें, क्लियर करें, दैट शुड बी द फोकस। नाउ पेपर का पैटर्न आई बिलीव आप लोगों को पता ही है, बट बहुत ब्रीफ फॉर्म में बताता हूं मैं। पेपर 3 लेवल में होते हैं। द फर्स्ट इज प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड पेपर होता है, सीसैट। तो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, उसमें दोनों में नेगेटिव मार्क होता है, लेकिन इसके बेसिस के मार्क्स पे ही हम लोग मेरिट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टू लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 98 था, तो 200 में जिनके 98 आए उन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया।
ईयर वाइज कट ऑफ वेरी करता है। पेपर 2 जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ 33% लाना है आपको, और ये रिजल्ट में काउंट जो है नहीं होता है। पेपर 1 के बेसिस पे ही आपका प्रीलिम्स का स्कोर के बेस पर आप सेकंड स्टेज पे जाते हैं। नाउ मेंस एग्जाम, नाउ जब आप प्रीलिम्स निकालते हो यू गो टू द मेंस एग्जाम, ऑलरेडी आपको पैटर्न पता है, बट मेंस एग्जाम में दो तरह के पेपर होते हैं। वन पेपर इज कॉल्ड जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। दो पेपर होंगे, इंडियन लैंग्वेज एंड कंपल्सरी इंग्लिश। इंडियन लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज होंगे जिनमें से आपको एक चूज करना होगा। जो हिंदी बेल्ट से होंगे वो हिंदी चूज करेंगे, एंड देयर बी कंपल्सरी इंग्लिश। इस दोनों पेपर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है दैट आपको की भारत की भाषा पता होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी रिक्रूटेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। आप इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट के लिए काम करोगे तो इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन या लिंक लैंग्वेज इंग्लिश है, सो कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर भी होता है, बट दोनों में आपको क्वालिफाई स्कोर करना है, दे आर नॉट काउंटेड इन मेरिट। जहां तक मेरिट की काउंट की बात करते हैं, एसए पेपर होगा, देयर विल बी 4 जीएस पेपर्स, एंड दो पेपर जो है आपके ऑप्शंस के होंगे, और सारे पेपर 250 मार्क्स के होंगे। अच्छा, इन पेपर्स का इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है, अभी हम आगे दिखाएंगे, बट मोस्टली जो है इन 7 पेपर्स में हमारा मेरिट काउंट होता है। 4 जीएस, 1 एसए एंड 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। ऑप्शनल आमतौर पे जो यूपीएससी की वो दो ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मिनिमम 21 एज का होना चाहिए, और दूसरा यू शुड बी ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट में जब आप ग्रेजुएट हो गए तो कोई आपका एक सब्जेक्ट होगा, या तो आप उसको चूज कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी आपको एक फ्रीडम देता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एक पूरी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में से, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। इसके पेपर दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। और मान के चलिए कि जैसे आप इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करेंगे तो जो भी प्रोफिशिएंसी या नॉलेज आप ग्रेजुएशन में अटेन करते हो, उस लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी आपको इन सब्जेक्ट में अटेन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आप हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के, आप हो सकता है कि आपने जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री चूज किया, तो बीए हिस्ट्री अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो बीए हिस्ट्री लेवल पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसका सिलेबस डिफाइंड होता है, उसमें आपकी जो लर्निंग होगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक होनी चाहिए, और ये वो टेस्ट करते हैं थ्रू देयर पेपर्स। तो ये हमारे पेपर्स हो गए, मेरिट में काउंट होते हैं ऐसे 4 जैसे पेपर्स। अब इन पेपर्स के बारे में देखते हैं हम। एवरी पेपर इज 250 मार्क्स, हर पेपर। ऐसे 250 मार्क्स का होता है। यूजली ऐसे में दो ऐसे लिखने होते हैं, एक ऐसे 1 एंड ऐसे 2, और दोनों ऐसे 125 मार्क्स के होते हैं, जो अभी का ट्रेंड चल रहा है। और दोनों ऐसे यूजली पहला पेपर भी होता है कई बार, जो आपका जो ये शेड्यूल आएगा मेंस का। उसके बाद 4 जीएस पेपर होते हैं। नाउ ट्राई टू सी द जीएस पेपर्स। पहला पेपर जो जीएस का होगा वो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और सोसाइटी, समाज। जहां पे पेपर 2 है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और अंतरराष्ट्रीय जो है संबंध, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी दैट इज राज्य व्यवस्था। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। तो पेपर 1 आप देखेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा, पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और आईआर, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, और सोशल इशू या सोशल जस्टिस बोल लीजिए। पेपर 3 में आपके साइंस से टेक जो टेक्नोलॉजी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स इस पेपर में आता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी होता है, एनवायरमेंट, और इंटरनल सिक्योरिटी, आईएस बोलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा, जैसे नेक्सलिज्म का इशू हो गया, टेररिज्म का इशू हो गया, या फिर कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो आंतरिक सुरक्षा का एरिया होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जनरल स्टडीज पेपर 3 होता है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये 3 पेपर हो गए। इसके अलावा एक पेपर 4 होता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स का पेपर जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारा जो पैटर्न 2013 में चेंज हुआ, तो एथिक्स का पेपर नया ऐड किया गया था, जो पहले पैटर्न में नहीं था। पुराने पैटर्न में जो ये 3 सब्जेक्ट थे वो तो पहले से थे, बट ये चौथा पेपर ऐड किया गया। बेसिकली एक एप्टीट्यूड, एक सिविल सर्वेंट की जो एथिकल या मॉरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी की, उसका एक परिवेश क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी मॉरल अपब्रिंगिंग क्या है, उसका किसी भी इशू पर एक मॉरल एथिकल उसका जजमेंट क्या है, ओपिनियन क्या है, ये सारा जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्लीन आदमी हो, ट्रांसपेरेंट हो, आप इमोशनल हो कि नहीं हो, आपके अंदर कंपैशन है, ह्यूमैनिटी है, आप सर्विस में जाओगे, तो ऐसे वो सवाल पुट करेंगे, केस स्टडीज लेके आएंगे, और काफी ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जो चल रहा है आजकल, चीजें जो हम लोग देखते हैं। तो ये 4 जीएस पेपर्स होते हैं जिसके बेस पर आपका इवैल्यूएशन होगा। एक ऐसे 4 जीएस पेपर्स, और 2 पेपर ऑप्शनल के होंगे, पेपर 1, पेपर 2। और इन सातों पेपर में 250 मार्क्स का पेपर होता है, एंड टोटल मेरिट जो जो होगा 250 into 7, 750 होगा, ठीक है। और इनके मार्क्स के बेस पे आपका मेंस का एग्जाम निकलता है,
और उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, और यहाँ 275 मार्क्स में इवैल्यूएशन होगा और 2025 में या 2025 में आपको फाइनल मेरिट जो है बनेगा। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि 2025 में आपका जो मार्क्स आएगा उसमें इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं और फाइनल सिलेक्शन जो है आपका होता है। अभी हमारे कट ऑफ आगे वाले स्लाइड्स में जाएगा तो उसमें हम और अच्छे से समझेंगे। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, आई बिलीव, और मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा ये सब्जेक्ट्स के बारे में। गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, एक बहुत बेसिक सवाल स्टूडेंट ऑलवेज आस्क मी, और वो ये कहते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी बहुत टफ है एंड मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन, ऐसा सुनने को मिलता है। तो हमेशा ये सवाल आपके जहन में, कोई किसी से कहो क्या कर रहे हो, सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं, पहला इंप्रेशन जो होता है अरे ये तो बड़ा टफ एग्जाम है। इस तरह का इंप्रेशन मैं भी इस एग्जाम में लेके मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। मुझे था कि हाँ भाई ये एग्जाम टफ है तो मुझे तैयारी तो मेहनत करनी पड़ेगी नॉल। तो ये बेसिक एक आइडिया के साथ मैंने तैयारी जो है स्टार्ट करी। लेकिन जब प्रिपरेशन का कोर्स मैंने देखा, जब ड्यूरेशन देखा प्रिपरेशन का, सिलेक्शन होना ना होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम मैंने देखा कि ये कंपटीशन बहुत अलग है, अनलाइक व्हाट वी हैव डन इन आवर स्कूल एंड मे बी ग्रेजुएशन लेवल। हमने स्कूल में जो फॉलो किया है, हमने जो ग्रेजुएशन में फॉलो किया है, जो हमारे पढ़ाई का तरीका है, जो हमारी पेडागॉगी है, जो हमारे टीचिंग का तरीका है, मेथड है, लर्निंग है, वो सारी बहुत अलग है जो यूपीएससी चाहता है। और अब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करते हो तो आप नर्सरी से स्टार्ट करते हो, नर्सरी फिर अपर नर्सरी, तो आप 2 साल यहाँ पढ़ोगे, फिर फर्स्ट टू 12th यानी आप 12 साल यहाँ हो जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन करोगे 3 साल, कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल हो जाता है, कुछ लोग इंटीग्रेट कोर्स करते हैं उनका 5 साल हो जाता है। तो लगभग 17-18 ईयर्स की लर्निंग के बाद, यानी आप 18, अगर आप 3 साल 4 साल स्कूल स्टार्ट करते हो और आप 21-22 की एज में एलिजिबल होते हो एग्जाम के लिए, तो 17-18 साल की एक फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू आप जाते हो। ठीक है, आप 18 साल 17 साल 365 दिन में 250 दिन स्कूल जाते हो, कुछ सीखते हो, उसका एक तरीका होता है, उसकी एक पेडागॉजी यानी टीचिंग का मेथोडोलॉजी होती है जो स्कूल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। उसका हर नर्सरी से लेके हायर लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक एक हम लोग समझते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सडनली थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। यूपीएससी इज नॉट लुकिंग एट पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट। यूपीएससी नहीं देख रहा है कि आपका एकेडमिकली आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छा नंबर लाते हो, आप रट लेते हो, आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाता है। नो, दैट इज नॉट यूपीएससी इज लुकिंग एट। आप एग्जाम में, हम थोड़ा वापस चलते हैं 3 साल 4 साल पहले, आपने ग्रेजुएशन में कैसे पढ़ाई करी, या ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो? क्या आप एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपने 10 ईयर्स पेपर देखे और एग्जाम में लिख के आ गए? आप हिस्ट्री के ग्रेजुएट हो लेकिन हिस्ट्री के 4 सवाल पूछ रहा हो तो आप हिस्ट्री को बता नहीं पा रहे हो, आप हिस्ट्री को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं है दैट यू बिकम अ पर्सन जो कि एनालाइज कर पाए, थिंक कर पाए। आपने एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ी है, लेकिन जब ग्रेजुएशन, जब अपने 9th 10th 11th 12th में जब आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी तो आपका एक जो सोल ऑब्जेक्टिव था कि कैसे मेरे 10th में या मेरे क्लास में नंबर कैसे हैं, शायद उस नंबर की होड़ में हमारी लर्निंग पर फोकस कम हो गया और हमारा फोकस मेमोराइजेशन हो गया, रोट मेमोराइजेशन बोलते हैं। तो हमारा जो पेडागॉजी का जो तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसमें एक बहुत मेजर गैप है, लैकुना है। और वो जो लैकुना ये है कि कभी हमारी स्किल्स पर काम नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग लिखना जानते हैं यहाँ पे? हम कितनी बार आपको ऐसा मौका मिला कि आप कुछ लिखिए, और वो लिखना किताब या एकेडमिक के बियॉन्ड होना चाहिए? कितनी बार आपको ऐसा मिला जहां पे आपको चीजों को क्रिटिसाइज करने को कहा जाए? कितनी बार ऐसा मौका मिला जहां आपको कहा गया कि आपकी अपनी सोच क्या है किसी भी मुद्दे के बारे में? वो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा हो गया, या फिर कोई कुछ भी चल रहा है हमारे देश में, पॉलिटिकल हो गया या आर्थिक हो गया या फिर अंतरराष्ट्रीय हो गया, उसमें आपका कोई ओपिनियन है, या जो किताब में जो लिखा है वही आप मान ले रहे हो? बिकॉज एग्जाम में तो हम यही करते हैं, जो किताब में लिखा रहता है उसको हम एक तरह से उसको हम यथार्थ मान लेते हैं कि ये तो बदलेगा नहीं, दिस इज कांस्टेंट, एंड वी डू नॉट टेंड टू क्वेश्चन दैट और वी डू नॉट टेंड टू एनालाइज दैट। यही यूपीएससी अलग हो जाता है। और यूपीएससी जब अलग हो जाता है तो जो हमारे पढ़ने का तरीका है दैट बिकम्स वेरी डिफरेंट, एंड यूपीएससी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, बिकॉज यूपीएससी इज लुकिंग एट अंडरस्टैंडिंग, यूपीएससी इज लुकिंग एट कंसेप्चुअल नॉलेज, लिंक करना, समझना क्या है, कैसे है। यूपीएससी ये चाहता है कि आपका एक अपना एक व्यक्तित्व हो, यू शुड हैव योर ओन पर्सनैलिटी, आपका एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म हो, आपकी अपनी एक सोच हो, बिकॉज कल को आप लीडरशिप रोल में जाओगे, आप डिसीजन मेकर होगे, आप कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करोगे, आपको देखने समझने की समझ होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस को ढंग से एनालाइज करोगे तो यूपीएससी सिर्फ इंडिया को जानने का एग्जाम है,
इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया का कल्चर कैसा रहा है, हम यहाँ तक आए कैसे हैं, इंडिया एज अ कंट्री क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पे क्लास में सात सात आठ लोग बैठे, 8-9 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग अलग अलग सोल्यूशन सोच सकते हैं, लेकिन एज अ लॉजिकल पर्सन आपके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो ये चीजें इसमें आपका एक ओपिनियन होना चाहिए जो किताब में नहीं लिखी हुई है। कई बार हम लोग जो पढ़ते हैं वो किताब ही पढ़ेंगे, द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि हम जो है किताब का एक बेस डेवलप करें और उस बेस के बेसिस पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई एम श्योर अभी सारे लोग आप लोग दिल्ली में रह रहे हो और मैं कह दूं कि भाई दिल्ली मेट्रो, आप लोग फ्रीक्वेंटली दिल्ली मेट्रो से कम्यूट करते हो। जब दिल्ली मेट्रो से कम्यूट करते हो तो इसको बोलते हैं MRTS, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये इसको मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं, यानी जब दिल्ली मेट्रो से कम्यूट करते हो तो ये एक तरह का कम्यूटेशन का मास, यानी पूरे पॉपुलेशन कम्यूट करने का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। अब यूपीएससी के वजह से एक्सपेक्ट किया जाए कि एमआरटीएस को एनालाइज करें, एमआरटीएस के बेनिफिट क्या है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं आपसे अभी पूछ दूं तो आप जवाब दोगे, शायद 4 पॉइंट बताओगे, 5 पॉइंट बताओगे, लेकिन जब यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है उसका मेच्योरिटी लेवल अलग हो जाता है, उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, बिकॉज वो पर्सन, यू आर अ थिंकिंग पर्सन, यू आर अ पर्सन जो कि बहुत अवेयर है, जानकार है, जिसका जो वन जो कि उसके एनवायरमेंट में, जो सोशियो इकोनॉमिक या सोशल इकोसिस्टम में क्या चल रहा है उसकी उसकी समझ होती है और उसके बारे में उसको सोचने को मजबूर किया जाता है। अभी तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला, शायद अगर कोई करता होगा तो मैं भी वो इंडिविजुअल लेवल पे करता होगा, शायद स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया कि समाज के बारे में सोचिए, डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, गरीबी से कैसे हम फाइट करें, पोल्यूशन क्यों हो रहा है, हम लोग की हैबिट या हम कंट्री अगर सिटीजन है तो हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, कोरोना का चल रहा है तो आप एक बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करिए, पर्सनल हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन फॉलो करिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। क्या आप ये कर रहे हैं? क्या आपके अंदर एक कॉमन, क्या हम कह सकते हैं कि आपके अंदर एक कॉमन सिटीजनशिप कॉन्शियसनेस है? एक सिटीजन, क्या आप हमेशा देश से एक्सपेक्ट करते हैं एज ए सिटीजन आपको कंट्री हमेशा कुछ देता ही रहे? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है देश के प्रति, समाज के प्रति, आपके लोगों के प्रति, आपके परिवार के प्रति? तो एक कॉमन सिटीजनशिप कॉन्शियसनेस है कि नहीं है? अगर नहीं है तो उसको हमें डेवलप करना होगा, क्योंकि शायद हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में ये कंट्री को हमें ग्रांटेड पे ले लेते हैं। और यूपीएससी का जो स्टूडेंट होगा वो सोचेगा, उसको मजबूर किया है, बिकॉज कल को उसको उस रोल में जाना होगा जहां पे वो डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स डिफाइन करेगा, जहां वो डेवलपमेंट की गवर्नमेंट की स्कीम को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेगा, उसका क्रियान्वयन क्या करेगा, जहां पे वो गवर्नमेंट आज, अगर आप एंट्री लेवल पे जाओगे सिविल सर्जन, मान लो आप आईएएस या आईपीएस बनते हो, तो एंट्री लेवल पे आप जाओगे तो आप गवर्नमेंट की जो मेजर मेगा स्कीम्स होंगी उनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। डिपार्टमेंट में जाओगे तो डिपार्टमेंट लेवल पर आप इंप्लीमेंट करोगे। जब कंट्री लेवल पे आप जब आईएएस बनोगे तो मे भी आपका जो स्कोप डोमेन थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ जाएगा तो ये आप स्टार्टिंग का 10-15 साल करोगे, उसके 15 साल बाद आप स्ट्रेटेजिक रोल में जाओगे। आप जो है आप एक थिंकर होगे, बिकॉज आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ग्राउंड का, आपको प्रॉब्लम पता है, समस्याएं पता है। तो कल को शुरू में आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये जो नीतियां होती हैं उनका क्रियान्वयन में फोकस होता है, एंड दिस चेंजेस टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बाद में आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टेज चले जाते हो, यानी पॉलिसी आप बनाते हो। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। 2030 का इंडिया कैसा होना चाहिए, 2040 का इंडिया कैसा होना चाहिए, 2050 का इंडिया कैसा होना चाहिए, बिकॉज ये इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है, इट इज मेड बाय पीपल, वी आर डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमने टुगेदर, द एग्लोमरेट ऑफ पीपल टुगेदर ने बनाया इस कंट्री को, ठीक है। फिजिकल बाउंड्री है और हर जो फिजिकल बाउंड्री के अंदर रहता है उसको सिटीजनशिप है, उसको नागरिकता की कुछ राइट्स मिले हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है और उसकी ड्यूटी भी है। और स्टेट यानी जो सिस्टम है उनकी भी जिम्मेदारी है आपके प्रति, इस बातों को समझना, वो कैसा होना चाहिए। व्हाट इज योर विजन ऑफ इंडिया, इंडिया के फ्यूचर कैसा होना चाहिए? आप क्या क्या वो इंडिया का फ्यूचर आपसे जुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिकॉज इंडिया का फ्यूचर स्ट्रांग होगा तो आप वहां पर, आप हर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा या हर इंडिविजुअल का उसमें रोल होगा और हर इंडिविजुअल को उसका फायदा भी मिलेगा। एक डेवलप कंट्री क्यों डेवलप्ड है? बिकॉज ऑफ देयर पीपल, बिकॉज ऑफ द एफर्ट दे हैव मेड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल दे हैव डन इन द पास्ट मे बी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। सो कैसा इंडिया आप देखना चाहते हो? ऐसा इंडिया जो स्ट्रांग हो, डेवलप्ड हो, सिक्योर हो, ऐसा इंडिया जहां पर जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन हो, ऐसा इंडिया जहां पर एक फ्रीडम हो इंडिविजुअल के पास। तो ये कॉमन, लॉजिकली कॉमन सेंस तरीके से आदमी सोचता है। कल को आपको
उसका रोड मैप तैयार करने को मिलेगा। यू बी द पीपल इन द टॉप लेवल, एक हेल्प मेकिंग या डिसीजन मेकिंग रहोगे, सिविल सर्विसेज। और जब आदमी इन बातों को सोचता है, उन बातों को जिम्मेदारी से अपने लेवल पर इज एबल टू एनालाइज देम, दैट इज वेयर यू आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पीपल हु वांट टू गेट इन द सर्विस एंड पीपल जो सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं। पहले आपका जो मेंटल स्टेट है वो इस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आप इंडिया को समझो, इंडिया को जानो, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया कल्चर, इंडिया की सोसाइटी, इंडिया कैसे यहाँ तक आया है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर फॉर इंडिया, बिकॉज टुमारो यू हैव टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि ये इसमें हर सिटीजन का रोल नहीं होना चाहिए, हर सिटीजन का रोल होना चाहिए, बट आप, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री को चला रहा है, तो आप उस कंट्री को चलाने में आपका सबसे मुख्य योगदान होगा। आप वन ऑफ द मोस्ट फोर फ्रंट पे होगे। आईएएस को इसीलिए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता है। लोग आएंगे, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, चेंज होगा, बट कंट्री विल रिमेन। लोग आएंगे, लोग बदलेंगे, नए लोग आएंगे, बट कंट्री विल रिमेन, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ। तो यहाँ पे एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है बहुत रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंट्री के चलाया जाए, और वहां पर आपका जो रोल होगा वो यूल बी एट द फोर फ्रंट, एंड दैट इज वाई ये बहुत सीरियस जो है जॉब है। इसलिए आपका इंटेंट, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो सोच है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कुछ किताब पढ़ रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, अच्छा आंसर लिख रहे हो, वो तो जब वो इंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा आपके अप्रोच में। ठीक है, सो दैट इज वेयर दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम होता है, इसमें हम लोग को लिखना होता है, 250 मार्क्स के पेपर होते हैं, और ये 250 मार्क्स के पेपर में आपको डिटेल में बहुत अच्छा लिखना होता है। और अगर आप लिखने की एबिलिटी आपकी नहीं है तो हम उसको डेवलप करना। ये एग्जाम, एज आई ऑलवेज हैव मेंशन्ड, ये एग्जाम स्किल्स एग्जाम है। लोगों को लगता है कि स्किल्स अक्वायर नहीं करेंगे तो क्या वो किताब पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूँ स्किल्स एक्वायर करो, लिखने का स्किल, पढ़ने का स्किल, कैसे अपने थॉट को सामने रख पाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम लोग बेसिक स्टूडेंट हो, बेसिक न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या अवेयरनेस होगा, मैं कहूँगा ठीक है बच्चा, बताओ कि अगर इंडिया की पॉवर्टी को इंप्रूव करना होगा, एलिवेट करना होगा, तो आपके हिसाब से क्या अप्रोच होना चाहिए। आपकी बत्ती जलनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम पता होगी तभी तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे। दैट इज व्हाट दे लुकिंग एट। ठीक है, हो सकता है और किताब आप पढ़ के आगे, बट आपका इंडिविजुअल भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है। Now coming to another question, तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो बच्चे जो तैयारी करते हैं वो दोज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो एग्जाम निकालने के लिए नहीं, आप इंडिया को, कल को इंडिया के इस रोल में जाओगे तो आपका जो मैक्रो व्यू होना चाहिए, जो आपकी सोच होनी चाहिए, वो काफी अलग लेवल की होनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि यह टफ है, ये डिफरेंट है, इस कंपटीशन में अलग तरह का एफर्ट करना होगा। अगर आपने इन स्किल्स पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये स्किल्स आपके पास ऑलरेडी है, तो यूपीएससी इज अ मैटर ऑफ 6 मंथ। अगर आप अच्छा लिख पाते हो, आप एक अवेयर इंडिविजुअल हो, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस आपके अंदर है, तो यूपीएससी इज अ मैटर ऑफ 6-7 मंथ्स। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी इस तरह का मौका नहीं मिलता है, इस तरह की कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, इस तरह की अपब्रिंगिंग नहीं होती है। आप देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, गार्जियंस अपने बच्चों को पढ़ने पे, नॉवल पढ़ना हुआ, बुक पढ़ना हुआ, डॉक्यूमेंट्री देखना हुआ, लिखना हुआ, उस पर वो फोकस करते हैं, और बाद में द सेम स्टूडेंट जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ 6-7 मंथ वो करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उस पर वो काम करते हैं डे वन से, नॉट बिकॉज वो, और ये रिक्वायरमेंट जनरल रिक्वायरमेंट है जो लाइफ में सबके पास होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि आपको इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए? आपको लगता नहीं कि आपके अंदर एक पॉजिटिव और एक लीडरशिप या बेसिक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए? एक बैलेंस अप्रोच आपका होना चाहिए? आपको ऐसा लगता नहीं कि आपका एक जजमेंट एबिलिटी होना चाहिए? आपके अंदर एक, यू शुड बी एजुकेटेड एंड मेच्योर, बिकॉज यूपीएससी यही तो चाहता है। तो बिकॉज हमारे फॉर्मल एग्जाम सिस्टम में इन सब चीजों पे कहा तो जाता है काम करते हैं, बट उस तरह से नहीं हो पाता है, एंड दैट इज वेयर यूपीएससी इज लुकिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स, और उन कैंडिडेट्स को एफर्ट करना होता है ताकि वो उस लेवल पर पहुंच पाए। सो इट्स यूपीएससी इज मोर अबाउट स्किल्स। तो मैं आपसे चाहूंगा अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपनी सोचने की स्किल्स, अपनी थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, अपनी लिखने की स्किल। आप अपनी बातों को क्या 8-10 मिनट में कह पाते हो, बिकॉज ऐसे, क्योंकि वो जो स्किल है वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो सोच है, कहीं ना कहीं वो बता रहा है। आपकी सोच बहुत अच्छी है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, इट इज इनइफेक्टिव, फुटाइल है वो सारा एफर्ट। तो अब हम आते हैं कितने लोग तैयारी करते हैं और वैकेंसी का नेचर क्या है। 2017 में की बात करते हैं, तो कितने लोगों ने एग्जाम अप्लाई किया? लगभग 9.5 लाख लोगों ने। एग्जाम जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें से सिर्फ आधे से कम लोग देते हैं, बिकॉज अप्लाई करने पे आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। व्हेन यू गिव द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तब अटेम्प्ट काउंट होता है। फर्स्ट स्टेज में आमतौर पे अमूमन 3% लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, यानी 100 बच्चों में 3 लोग ही प्रीलिम्स निकाल पाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो 4.5 लाख लोगों ने दिया है, इनमें कितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं? और मैं आपको बताऊं, ये नंबर 50,000 से ज्यादा कभी नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्लास में जो भी 7-8 लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछूं कितने लोग सीरियस कैंडिडेट है, तो मेरा जवाब होगा अभी अभी आप लोग उस कैटेगरी में पहुंचे नहीं कि आप सीरियस कैंडिडेट हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, मे बी 10 महीने बाद यू विल रीच अ स्टेज जहां पे मैं कहूंगा हाँ अब आप सीरियस कैंडिडेट कैटेगरी में आ गए हो, बिकॉज वंस यू बिकम सीरियस कैंडिडेट देन यू माइट क्रैक द एग्जामिनेशन। तो अगर आप रियल में देखोगे तो 50,000 में से 13,000 लोग निकल रहे हैं, यानी हर 1:4 का रेशियो, यानी हर जो अच्छे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो अच्छी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, उनमें से एक आदमी प्रीलिम निकालता है 4 में से। और मैं आपको बताऊं अगर आप इस 50,000 में आ गए, इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस 50,000, आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइफ में एडजस्ट कर लोगे, दिस इज गारंटीड। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कम्पीट करोगे, हो सकता है किसी कारण अगर आईएएस नहीं भी होगे तो कहीं ना कहीं अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल जाएगी, दैट इज आई अश्योर यू। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब मैंने जब तैयारी करी तो मैं एन इंजीनियर और मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया। मेरा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव सिविल सर्विसेज में स्पेसिफिकली जाना था। मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं थी, मुझे नौकरी के थ्रू जो मैं चाहता था लाइफ में वो अटेंड करना था। जब मुझे वो जॉब नहीं मिली, जब मैं कॉम्पीट नहीं कर पाया, मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल पाया, तो मैंने पॉजिटिव करियर अपना सोचा कि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आज। और कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कभी भागा नहीं, मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर मैं बाकी एग्जाम के लिए ट्राई करता तो इट वाज अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेता। कहने का मतलब ये है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है वो उस कैटेगरी में पहुंच गया। हो सकता है किसी कारण आप अगर आईएएस नहीं बनते हो तो बट आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में आप पहुंच जाओगे, दैट आई अश्योर यू। और मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका सिविल सर्विस होना चाहिए, बिकॉज सिविल सर्विसेज का जो अगर आप 50,000 कैटेगरी में पहुंचोगे तभी आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाओगे। तो इन सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में आने में इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ योर एफर्ट। जब इस 6 एफर्ट में, और वो एफर्ट क्या है, बेसिक इंडिया को जानना, सिलेबस को कंप्लीट करना, क्वेश्चंस को एनालाइज करना, यूपीएससी के ट्रेंड को जानना, यूपीएससी के हिसाब से अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करना, कैसे कॉम्पिटिशन चेंज हो रहा है वो समझना। एक अच्छा एस्पिरेंट इन सब चीजों पे काम करता है। फिर उनमें से जो लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस में आप मान के चलिए कि हर 5 में से 1:5 का रेशियो होता है, हर 5 में से एक आदमी जो है कि इंटरव्यू कॉल आती है, यानी 5 लोगों ने मेंस दिया तो एक आदमी की इंटरव्यू कॉल आएगी। यहाँ पे थोड़ा देखा जाए तो कंपटीशन थोड़ा अलग हो जाता है, बिकॉज मेंस इज ऑल अबाउट स्किल्स। आपको नॉलेज बहुत होगा, प्रीलिम्स निकालने में तो नॉलेज है, बट मेंस में आपकी राइटिंग स्किल्स चेक होती है, आपका थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट चेक होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं। सो प्रीलिम्स से जब आप मेंस की तरफ जाते हो, सॉरी मेंस से जब आप इंटरव्यू की तरफ जाते हो, तो यहाँ की जर्नी की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। हो सकता है आपको आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपको एक किताब से आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन है, डज नॉट मीन कि आप प्रीलिम मेंस निकाल लो। मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट जानता हूँ उनकी नॉलेज एवरेज है, बट दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन, उनकी राइटिंग स्किल, उनकी लिखने की जो क्षमता है वो अच्छी है, उनकी सोच बहुत मेच्योर है, और वो लोग भी मेंस जो है क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इस लेवल पर होना चाहिए। और फिर फाइनली मान के चलिए कि हर एक में से 2 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जिनकी ट्रू कॉल आती है। इसमें 2500 में 9,000 लोग की कॉल आई है अगर देखा जाए तो। बट इसमें क्या होता है कि इसमें 200 करीब 150 लोग मेरे वेटिंग लिस्ट वाले भी बाद में ऐड होते हैं। तो ये लगभग जो है वो 1000 की जगह 1100-1150 लोग फाइनली सिलेक्शन जो है इनका होता है। बिकॉज ये जो 990 लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें से ऑलरेडी 200 लोग ऑलरेडी सर्विस में होंगे जो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग सर्विस नहीं लेंगे, तो जो उनकी सर्विस बचेगी वो बाकी लोग उसमें जो वेटिंग वाले हैं उसमें एडजस्ट होते हैं। सो दैट इज हाउ द सिविल सर्विसेज की जो है। तो आप अगर आपको लगता है कॉम्पिटिशन टफ है, पहली बात तो सीरियस कैंडिडेट है वही कम है, तो पहले आपको सीरियस कैंडिडेट बनना पड़ेगा। एंड मोमेंट यू बिकम सीरियस कैंडिडेट, आप अपनी एग्जाम को निकालने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो आप इंप्रूव कर ले जाते हैं। ठीक है, दिस नंबर इज देयर। सिमिलरली अगर यही नंबर हम 2018 की बात करें तो आप देखो नंबर एकदम चेंज हो गया, 8 लाख, 3 लाख, 10,000, 2,000, 8। इस साल वैकेंसीज जो है कम थी, अभी तक की लोएस्ट वैकेंसी देखिए बोल जाती है। इस साल वैकेंसीज जो है पिछले 5-7-8 साल में कम वैकेंसीज थी। वैकेंसीज वैरी करती हैं, लेकिन अभी वैकेंसीज जो है 800 या 900 का एवरेज वैकेंसीज आपको जो है जरूरी है। ओके, नाउ कमिंग टू द कट ऑफ्स। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा ना प्रीलिम्स कट ऑफ, ये देखो प्रीलिम्स कट ऑफ ये सिर्फ जीएस पेपर 1 का है, यानी 200 में प्रीलिम्स कट ऑफ 107 है, तो 107 आपका कट ऑफ हो गया। मेंस कट ऑफ 676 है, यानी ये 750 में है। ठीक है, और ये जो 877 है 2025 में जनरल कैटेगरी का, ओबीसी एससी एसटी का थोड़ा वैरी करता है।
ये फिजिकली हैंडिकैप्ड वेरी करता है। तो आप देखो प्रीलिम्स, मेंस, फाइनल, ये सब जो है वेरी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स हर स्टेज कट ऑफ डिफाइंड होते हैं, और जब आपको पता है और पेपर आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल आप 2015 का पेपर उठाओ, जब आपकी प्रिपरेशन एक बेसिक लेवल पे पहुंच जाती है, तो आप पेपर उठाओ, देखो कि मेरा मेरा कट ऑफ के पास में पहुंच रहा हूँ या नहीं पहुंच रहा हूँ। अगर नहीं पहुंच रहा हूँ तो प्रॉब्ली शायद फाइनल डे जब एग्जाम हो तो भी मैं कट ऑफ नहीं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव डे वन से होना चाहिए कैसे मैं कट ऑफ के डायनेमिक को समझूं, और ये कट ऑफ को डायनेमिक को समझने के लिए आपको पेपर को एनालाइज करना होगा। जब आप तैयारी करोगे, जब मान लो इकोनॉमी पढ़ाऊंगा मैं या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं हमेशा ये कहूंगा कि बेटा अपने पढ़ाई के साथ साथ ये भी एनालाइज करो कि आप कट ऑफ जो आपके निकाल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, और वो कट ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट हैं, तो हिस्ट्री में मान लो 12 क्वेश्चन, आप देखोगे इसमें एवरेज कट ऑफ जो है 50% के आसपास होता है, 50-55% के आसपास। तो आपको ऑन एन एवरेज 50-55-60% हर पेपर में लाना होगा, हर सब एरिया में लाना होगा, तभी आप प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ निकाल पाओगे। अगले साल का कट ऑफ 16 हो गया, पेपर आसान हो गया तो 16 हो गया, 1750 2025। अच्छा, इसमें क्या होता है, जीएस पेपर 1 का कट ऑफ मैंने कहा ना, जीएस पेपर 1 के बेस पे आपका प्रीलिम्स निकलता है। पेपर 2 33% होता है। अच्छा, मेंस कुछ लोगों को पता नहीं है, मेंस का भी कट ऑफ होता है, यानी हर पेपर, यानी जो 250 नंबर का जो पेपर होते हैं 7, हर पेपर में आपको 10% मार्क्स जो है लाना होगा। देखिए, यानी आपका पेपर तभी इवैल्यूएट होगा जब मिनिमम 25 नंबर लाएंगे। मान लीजिए आप जो है 6 पेपर में आप जो है 150 नंबर लेके आ रहे हो, लेकिन ऐसे में आपके 20 आ गए 250 में, तो आपका पेपर इवैल्यूएट ही नहीं होगा, नहीं, आपका कट ऑफ ही काउंट नहीं होगा, बिकॉज आपने उसको क्लियर नहीं किया। तो मिनिमम आपको 10 हर पेपर में आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जो है आपका मेरिट में जो है काउंट होगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट, यानी हर 7 पेपर में, मेन प्रीलिम्स में भी आप, मेंस में भी आपको मिनिमम 10% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द कट ऑफ जो है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो क्वालिफाइंग होता है हिंदी इंग्लिश का, या फिर मान लीजिए आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, तो आपकी अपनी जो लैंग्वेज होगी, या राजस्थान से हैं तो, या फिर आप गुजरात से हैं तो गुजराती हो गया, जो भी लैंग्वेज होगा वो आपका एक इंडियन लैंग्वेज होगा, तो उसका आपको क्वालिफाइंग मार्क्स उसका भी लाना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ इट विल बी। तो कट ऑफ आप देखो कि 105, ठीक है, ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। फिर मेंस का, तो आप पिछले एटलीस्ट 5 इयर्स का कट ऑफ आपको एनालाइज करना चाहिए टू सी हाउ एग्जाम का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। और ऑन एवरेज आप देखोगे तो 50-55% आपके कट ऑफ का जो है ट्रेंड जो है। ये लास्ट ईयर कट ऑफ है 98, ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 2018 का, 2019 का डेटा अभी आया नहीं है, 2019 का अभी रिजल्ट जब आएगा तभी कट ऑफ आते हैं। आपके 100-200 में से 98 मार्क्स जो है आपके प्रीलिम्स के। सिमिलरली मेंस कट ऑफ ये है। अगेन ये सब्जेक्ट वाइज जो है वेरी करता है, सॉरी कैटेगरी वाइज वेरी करता है, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी के हो, बट आपका फोकस ये जनरल वाले मार्क्स पे आप ध्यान दीजिएगा। जनरल वाले वैकेंसी, और वैकेंसी भी देखिए डिफाइन कर देता है यूपीएससी कितनी कितनी वैकेंसीज जो है। ठीक है, सो ये कट ऑफ की कहानी है। तो हमने 2-3 चीजें समझी। पहली बात तो पेपर का पैटर्न क्या है, कट ऑफ कैसे आते हैं, और एक बेसिक जो मिथ है प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि भाई प्रिपरेशन टफ होता है। मैं आपको बताऊं, प्रिपरेशन टफ नहीं होता है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। एक स्टूडेंट उस रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाता है, वो सिर्फ फोकस करता है सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने में, बट सब्जेक्ट को कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी मेंस पे बहुत फोकस करता है। मेंस इज द की, जहां पे आपको राइटिंग स्किल आपकी चेक होती है। प्रीलिम्स निकाल लिया तो राइटिंग स्किल इज द की, आपको बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, सो आपका मेंस नहीं निकलेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रीलिम्स पार्ट। प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सो पहला है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर। तो प्रैक्टिकली आप देखो तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एरियाज में आपके क्वेश्चंस जो डिवाइड होते हैं। इनका अगर हमें कट ऑफ देखना होगा तो ये देखो कट ऑफ, सॉरी क्वेश्चंस का वेरिएशन है, यानी हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन, तो आप ऑन एवरेज अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपको 15 से 18 क्वेश्चन हिस्ट्री में मिल जाएंगे, ठीक है, हर साल। इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से, यानी हर साल आपको 12 से 15 एवरेज पॉलिटी में क्वेश्चन मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, आप मान के चलो अगेन 15 से 18 आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। ज्योग्राफी में आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। एनवायरमेंट लगभग एवरेज 15 सवाल आपको मिलेंगे, यानी दोनों का मिला के मान लो 25-30 या 30-35। और करंट अफेयर इन सरो सबसे जुड़ा हुआ है, यानी मेनली करंट अफेयर आपका पेपर ब्रॉडली 2 एरिया में डिवाइड होता है सिलेबस का। एक होता है स्टैटिक पार्ट,
ठीक है। स्टैटिक पार्ट में मान ली हिस्ट्री जो स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है जो चेंज नहीं हो रहा है। अब इतिहास का कोई फैक्ट है 1950s का या 40s का, तो या फिर 1920 का, तो दैट इज अ स्टैटिक पार्ट। बट अगर कोई रिसेंट में कोई जैसे मान लो एक कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस पे कोई वायरस पे सवाल आ जाता है कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वायरस और बैक्टीरिया में फर्क क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सवाल कहने को साइंस का है, लेकिन ये करंट से जुड़ा हुआ है, बिकॉज करंट वायरस आप आमतौर पर नहीं पढ़ोगे, बट इस साल इसलिए पढ़ोगे बिकॉज वायरस न्यूज में है। 2 साल पहले इबोला वायरस न्यूज में था, 4-5 साल पहले वो सेंट्रल अफ्रीका कंट्रीज में इबोला वायरस आया था। तो इबोला वायरस कहाँ आया था, उस पर सवाल आया था। तो दैट इज करंट रिलेटेड। इवन दो आप देखोगे तो साइंस का क्वेश्चन है, बट वो करंट रिलेटेड। सो तो हर जो करंट अफेयर का सवाल होता है वो इन्हीं सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, एनवायरमेंट का हो सकता है, साइंस एंड टेक का हो सकता है। तो दैट इज वेयर इट इज लुकिंग एट। हो सकता है हिस्ट्री आपने जो किताब पढ़ी है उसमें कोई नया फैक्ट आ गया हो। मान लीजिए आपने नया जो किताब पढ़ी है वो उसका एडिशन 5 साल पुराना है, और रिसेंटली साइंटिस्ट ने कुछ नया जो है, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने, या फिर जो लोग उन्होंने कुछ, या जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट, उन्होंने कुछ नया ज्योग्राफी का जो है कोई नया फैक्ट ढूंढा या कोई नया कैरेक्टरिस्टिक ढूंढा, तो वो न्यूज में है, तो कहने को वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री का सवाल हो सकता है। ठीक है। लेकिन आपको वो डायनेमिक एरिया, सो क्वेश्चन 2 एरिया में डिवाइड होंगे, एक तो स्टैटिक होगा, दूसरा डायनेमिक होगा। स्टैटिक के लिए हमें बेसिक बुक्स एनसीईआरटी और ये सब पढ़ना होता है, इससे बेस डेवलप होता है। डायनेमिक इज ऑल करंट रिलेटेड, ये सारा जो है करंट से जुड़ा हुआ होता है। सो करंट इश्यूज पर बहुत फोकस होता है। इनफैक्ट यूपीएससी में हर साल प्रीलिम्स और मेंस में सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, दे हैव अ हेवी फोकस ऑन करंट। जो पिछले 1-1.5 साल का जो करंट होता है उस पर बहुत फोकस होता है, बिकॉज वो जो बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं उसको करंट से लिंक करके पूछने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए जैसे अभी सेंट्रल मान लीजिए एशिया हो गया, या फिर मिडिल ईस्ट हो गया। ठीक है। मिडिल ईस्ट में मान लीजिए ईरान और सऊदी अरब के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और तो अब ये न्यूज में हमेशा रहता है मान लीजिए, तो हो सकता है यूपीएससी ज्योग्राफी का सवाल दे दे और मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज से रिलेटेड एक मैप का क्वेश्चन दे दे। तो एज अ स्टूडेंट आप कहोगे यार ये तो ज्योग्राफी का सवाल है, बट एक जो स्टूडेंट यूपीएससी का कहेगा यार ज्योग्राफी का सवाल तो है लेकिन ये करंट से जुड़ा हुआ है, और इंटरनेशनल रिलेशन का भी सवाल है और ज्योग्राफी का ही सवाल भी है। सो आप देखिए ना, यू आर एबल टू फिल्टर। अब आपको पूरा वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ने के बजाय आप शायद स्पेसिफिकली जो न्यूज में जो ज्योग्राफी वाले एरियाज है वो आप पढ़ लोगे और इंटरनेशनल से लिंक कर लोगे, तो ये सवाल निकाल लोगे। तो, तो जो स्टैटिक एरियाज होते हैं उसमें आप बेसिक लेवल पे सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जो डायनेमिक एरियाज में दैट इज लिंक विद करंट, और जब आप करंट से लिंक करते हो तो आप देखते हो कि क्या क्या हो रहा है। अब कोरोना वायरस है वो कहाँ फैला, चाइना में आया, चीन में आया। चीन में कहाँ आया, वुहान प्रोविंस में आया, हुबई प्रोविंस में। वुहान एक जगह है, हुबई हुबई प्रोविंस में। अभी हुबई प्रोविंस कहाँ है, आपने कहा होगा कहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यूपीएससी कहता नहीं हमें तो पड़ता है, कि हम पूछ देंगे। वो इस पे एक मैप का क्वेश्चन डाल देंगे कि भाई जो है जो है हुबई प्रोविंस जो है वो ओशन को टच करता है या नहीं करता है। तो आपने अगर मैप पे, तो आपकी जो आपने कोरोना वायरस रोज पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका वो रीजन कहाँ पर है, वो लोकेशन मैप पे कैसे है, आपने एटलस उठा के देखी कि नहीं देखी, आपने थोड़ा अपने लेवल पे क्यूरियोसिटी को आगे लेके गए कि नहीं लेके गए। यूपीएससी ऐसे सवालों पर आपको मे बी आपको कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। और जो अच्छा एस्पिरेंट होता है इस बात को समझता है, जानता है, और प्रिपरेशन अपनी होलिस्टिक लेके चलने की कोशिश करता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग होलिस्टिकली, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि करंट से कैसी चीजें लिंक होंगी। एक अच्छा एस्पिरेंट इस पर ज्यादा काम करता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ता है, वो ये भी सोचने की कोशिश करता है कि डायनेमिक एरिया से सवाल कैसे निकले। सो करंट इशू जो पूरा सिलेबस होगा वो इन सब्जेक्ट से तो होगा, बट डायनेमिक में करंट से जुड़ी हुई चीजों पे भी डायरेक्ट सवाल वो पूछेंगे, एंड देयर इज अ हेवी फोकस ऑन द करंट। तो करंट को इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज बिकम्स द की। न्यूज़पेपर पढ़े बिना आप जो है यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकते। सो एज अ मेंटर आई वुड एक्सपेक्ट, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप न्यूज़पेपर पे डेली फोकस करो, आप डेली 1.5 घंटा इन्वेस्ट करो। जब डेली जब 1.5 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट करोगे, तो इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किसी स्टेट में पर्टिकुलरली क्या चल रहा है, इसकी आपको जानकारी होगी, एंड हेंस यू विल बी एबल टू टेलर मेड योर एफर्ट। अपने एफर्ट को आप एग्जाम के हिसाब से आप टेलर मेड कर पाओगे, और वही हमारे एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है। उसी सवालों प्रीलिम्स में भी सवाल आएंगे, उसी सवालों उसी एरिया से मेन से भी सवाल आएंगे, सेम सवाल इंटरव्यू में पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी इंटरव्यू गाइडेंस चल रहा है, अभी तक जितने लोग मेरे करीब, मैंने 45 स्टूडेंट्स को मैंने इंटरव्यू जो दे रहे हैं, उन 45 स्टूडेंट्स से मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन हो चुका है पिछले 2 महीनों में। 1-to-1, 2-2 घंटा, 2.5 घंटा हम लोग बैठ के उसके पेपर हमने उनका एनालिसिस इंटरव्यू कैसे दिया जाए, या कैसे उनके स्ट्रेंथ या वीकनेस एरियाज को आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चंस बनाए मैंने हर स्टूडेंट्स के, मैंने
70, 80, 100 क्वेश्चन बनाए हैं। एक एक स्टूडेंट्स का एनालाइज, उसकी हिस्ट्री, एकेडमिक बैकग्राउंड, उसका करंट इश्यूज, उसकी पर्सनल बायोडाटा, सब पे हमने सवाल बनाए, बैठे, डिस्कस किया, एनालाइज किया। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, और आप सिर्फ यूपीएससी का सवाल ही नहीं मतलब यूपीएससी की जब तैयारी करोगे तो करंट से जुड़े हमेशा चीजें हमेशा आपसे पूछी जाएंगी। सो दैट इज हाउ द फोकस इज। तो ये हमारे जो है पैटर्न है जो डिवाइडेड है इन एरियाज में। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। एक सवाल हमेशा रहता है कि एवरीबडी इज रीडिंग द सेम सेट ऑफ बुक्स, एवरीबडी इज रीडिंग द सेम सेट ऑफ मटेरियल, लेकिन एक आदमी प्रीलिम निकालता है, दूसरा नहीं निकाल पाता है। तो जब एक आदमी निकालता है, दूसरा नहीं निकाल पाता है, तो दिक्कत क्या है? आप यहाँ पे दिल्ली में आओगे, देखोगे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, कुछ तो दिक्कत है ना। कुछ लोग 2-3 साल से एफर्ट कर रहे हैं, बट फिर एग्जाम निकल रहा है। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स वो आते हैं 10 महीने तैयार करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं और पहले अटेम्प्ट में 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर सिलेक्ट होकर निकल जाते हैं। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि दो स्कूल ऑफ थॉट है लर्निंग वाले। एक है ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जो यूजली जो है बच्चे फॉलो करते हैं। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट इज वेरी डिटेल पढ़ाई करते हैं। वो लोग कॉम्पिटिशन में नहीं पढ़ते हैं। वो लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री की 10 किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी की 3 किताब 4 किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सब कुछ रटने की कोशिश करेंगे। और जब वो करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम चला जाता है, 1.5 साल 2 साल। अपनी प्रिपरेशन को कभी भी कंपटीशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड नहीं करते हैं। अगर करते भी है तो उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करते हैं। वो ज्यादा बहुत सारा क्वालिटी में फोकस करते हैं। वो अब किताबें भर लेंगे अलमारी में। मैं अगर आप कहूँ कि मेरे को सिर्फ 5 किताब ही चाहिए जिसको मुझे यूपीएससी में पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी और 5-6 स्टैंडर्ड बुक्स, और उसके अलावा न्यूज़पेपर, अगर इतना भी ढंग से पढ़े तो यूपीएससी निकल सकता है। लेकिन वो क्या करेंगे, दे विल फोकस ऑन लॉट ऑफ क्वालिटी अप्रोच, बहुत सारा फोकस बुक्स पे पढ़ेंगे और फैक्ट्स पे फोकस करेंगे, एंड दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। और ये लोग जो होते हैं ये यूपीएससी कभी निकाल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो कंपटीशन के रिक्वायरमेंट को नहीं समझ रहे हैं। दूसरा, करंट लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट लिंकेज में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग फिल्टरिंग डेवलप करना पड़ेगा। सो इफ यू आर एबल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फिल्टरिंग, प्रिपरेशन आपकी जो है स्ट्रीमलाइन तरीके से मूव होगी। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव है कैसे हम ये जो पुराना ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है हमारे, मैंने देखा है फॉर एग्जांपल पीपल कमिंग फ्रॉम जो ईस्ट यूपी से लोग आते हैं, या फिर जो बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, वो रटत विद्या यानी रोट मेमोराइजेशन, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स के आर्टिकल्स यानी रट डालते हैं, पूरा फैक्ट रटने की कोशिश करते हैं। वो सब जरूरत नहीं है। अगर कर रहे हो तो शायद टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बेसिक लेवल की चीजों को पढ़ना है। यूपीएससी कहता है दैट फोकस शुड बी एनसीईआरटी, यानी 12th एनसीईआरटी बेस है। यानी आप 12th के एनसीईआरटी तक, मतलब 12th के सब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें 12th लेवल तक की जो बेस है उस बेस से आप यूपीएससी की तैयारी करो। यानी दैट उस वहां से चीजें स्टार्ट। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली, और एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने के बाद अगर आप थॉरली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, तो यूपीएससी काफी हद तक आप एक अंडरस्टैंडिंग एक जो है लेवल पे पहुंच जाते हो, यूपीएससी के क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में सिलेबस के हिसाब से आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ता है, बट दैट इज द अप्रोच। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कैसे हम उस लेवल पे पहुंचे, एंड हाउ डू वी आर एबल टू मेक आवर प्रिपरेशन, कैसे हम उसको इंप्रूव कराएं, कैसे हम प्रिपरेशन को आगे लेके चलें। सो करना क्या चाहिए, एक जो नया स्कूल ऑफ थॉट है वो कैसे अलग है, हाउ दिस न्यू स्कूल ऑफ थॉट इज डिफरेंट। अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरी उम्र है 20-22 साल 23 साल या 24 साल, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने एग्जाम को जो है 2 साल के अंदर निकाल के ले जाऊं, तो मैं क्या करूं। सो जो पहला सवाल स्टूडेंट का अपने आप से होना चाहिए कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डू डिफरेंटली, बिकॉज एवरीबडी इज रीडिंग सेम बुक, सब लोग सेम बुक पढ़ रहे हैं, सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर ये वो क्या फैक्टर्स हैं जो बाकी लोगों के अंदर ना हो। तो मैं कैसे अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करूं, कैसे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। तो सबसे पहली बात, वो स्टार्ट विद बेसिक्स। एनसीईआरटीज को बेस बनाइए और एनसीईआरटीज पे आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एंड एनसीईआरटीज में एनसीईआरटीज देयर आर 42 एनसीईआरटीज, इसमें शायद 18-20 एनसीईआरटीज ही आपको पढ़नी है। तो पहला आपका अप्रोच ही होना चाहिए। देन ही फोकस ऑन बैकवर्ड लिंकेज। अब जैसे वाले न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, तो जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो न्यूज़पेपर में आता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, बिकॉज न्यूज़पेपर 10-15 पेज का है, 16 पेज का है। इस न्यूज़पेपर में आई थिंक ओनली 3 पेजेस है इंपॉर्टेंट, बट हाउ डू यू फिल्टर द 3 पेजेस, और इन 3 पेज को फिल्टर करना आना चाहिए। और इस
ये मुझे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में कैसे मालूम होगा? हाउ वुड आई डिस्टिंग्विश व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट? कैसे मैं फिल्टर करूं? एंड फॉर दैट द बेस्ट वे इज सिलेबस। पहली बात तो आप वही पढ़िए जो सिलेबस में मेंशन है एग्जाम के। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पुराने क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स मेंस के, उनको हमेशा मैप करिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं कि डेवलपमेंट पे यानी विकास पर कोई सवाल आता है तो कैसा आता है, तो आप देखोगे विकास पे जो है एजुकेशन में सवाल आएगा, हेल्थ पे सवाल आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे सवाल आएगा, भारत की इकोनॉमिक यानी आर्थिक जो आर्थिक दशा है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस पर सवाल आएगा। तो आपका अगर न्यूज़पेपर इन एरियाज पे आर्टिकल है तो आप मानो कि हाँ ये डेवलपमेंट का एरिया है तो यहाँ से सवाल आएगा, तो ये मुझे इन इश्यूज को पढ़ना है। अगर वो डेवलपमेंट का एरिया में जो स्कोप डिफाइंड है उसके हिसाब से आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में सब कुछ थोड़ी पढ़ना है। 70-80% न्यूज़पेपर में जो चीजें होंगी वो इरेलेवेंट होंगी, शायद 20-15-20% ही एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा। आई शुड बी एबल टू फिल्टर दैट। तो अब मान लीजिए आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और आपके सामने पहला दिन जो आर्टिकल आया वो मान लीजिए इकोनॉमी का आर्टिकल आ गया। अब इकोनॉमी आपने पढ़ी नहीं है, लिखा कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है कोरोना वायरस के कारण, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब उसमें आपने आर्टिकल पढ़ा तो आपको आधा अधूरा समझ में आया। आपको इकोनॉमी के 3-4 कीवर्ड आपको नहीं समझ में आए, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी और रिसेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब रिसेशन का वर्ड, अभी रिसेशन क्या होता है पता नहीं, रिसेशन का मतलब हिंदी में मंदी कहा जाएगा, आर्थिक मंदी। तो अब रिसेशन का मीनिंग अगर पता है तो मान लीजिए आर्टिकल पूरा पढ़ा, सबको समझ में आया, रिसेशन का मीनिंग नहीं समझ में आया, तो रिसेशन का मीनिंग अगर नहीं समझ में आया तो पूरा आर्टिकल आपको नहीं समझ में आया, इसका मतलब है। तो आप क्या करोगे, बैकवर्ड लिंकेज करके जो वो कंसेप्ट है या कीवर्ड है जो नहीं समझ में आ रहे सिर्फ उनको चेक करो, व्हाट एग्जैक्टली दे आर, वो है क्या, और उनका इन्फॉर्मेशन चेक करो। बट उसके बारे में पीएचडी मत करो, सिर्फ उतना ही देखोगे ताकि वो आर्टिकल समझ में आ जाए। शुरू में आप जब कीवर्ड्स को देखना स्टार्ट करोगे, पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में से आपको 250 कीवर्ड्स ही मिलेंगे और वो 250 कीवर्ड बार बार आएंगे। और वो 250 कीवर्ड की फैमिलियरिटी जिस दिन डेवलप हो जाएगी, न्यूज़पेपर रीडिंग आपके बहुत सिंपल हो जाएगा। अब वो कीवर्ड भी हो सकता है, उस कीवर्ड की कुछ हिस्ट्री भी हो सकती है। तो एज एन एस्पिरेंट आप एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। पहले दिन चाहोगे न्यूज़पेपर समझ में आ जाए, नहीं आएगा। आपको न्यूज़पेपर अगर 2-3 महीने लगातार पढ़ोगे तब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। पूरा न्यूज़पेपर समझ में आने में 6 महीना लग जाएगा। सो बट वो 6 महीने में क्या अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज पहले दिन तो समझ में आ नहीं रहा है तो आप पूरा पूरा छोड़ दो, कहते हैं यार क्यों पढ़े जब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो दिक्कत समझ में आएगी, दिक्कत समझ में आएगी तो दिक्कत के हिसाब से उसको एड्रेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर शायद 6 महीने बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी। बिकॉज न्यूज़पेपर में 15 इश्यूज पे जो है आर्टिकल्स आ रहे हैं। हो सकता है एक सब्जेक्ट आपको आता हो तो वहां के आर्टिकल आप पढ़ लोगे। जब एक बेसिक फैमिलियरिटी हर उस सब्जेक्ट में डेवलप करेंगे कि उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हमें समझ में आए, तो द ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन एवरी सब्जेक्ट को हम डेवलप करें एनसीईआरटी के थ्रू, न्यूज़पेपर रीडिंग में उन कीवर्ड्स को समझें और धीरे धीरे फिल्टर करें, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो इसमें इसको हम लोग बैकवर्ड लिंकेज करते हैं। अब मैं कह लूं कि मेरे पूरी इकोनॉमी पढ़ लूंगा तभी मैं इकोनॉमी का आर्टिकल पढ़ूंगा, तो ये संभव नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी पढ़ने में शायद 4 महीना 3 महीना लगेगा। तो आप कहोगे इकोनॉमी का आर्टिकल 3 महीने बाद पढ़ूंगा, उसके बाद पॉलिटी का आर्टिकल फिर 3 महीने बाद पढ़ूंगा, तो आप 6 महीने इस पर ही नहीं पढ़ोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एंड हेंस यू शुड स्टार्ट। तो लर्निंग और ग्रोइंग दोनों साथ साथ होगा, लर्निंग भी होगा, ग्रोइंग भी होगा। ऐसा नहीं होगा पूरी लर्निंग करेंगे तब हम जो करेंगे, लर्निंग विल ग्रो कंटिन्यूअसली और पैरेलली ग्रो करेगा। तो बैकवर्ड लिंकेज में आप जो है जो बेसिक समझ में नहीं आ रहा है उस बारे में चेक करते हो। करंट अफेयर क्लास भी हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग उन एरियाज को कवर करने की कोशिश करते हैं जो न्यूज में चल रहे हैं। फोकस ऑन क्वालिटी, डिटेल में पढ़ना नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आप पीएचडी करने की कोशिश करते हो। ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन, फोकस ऑन एग्जैक्टली कि किस इश्यूज में कहां पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी, कहां नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी मान लो कोरोना वायरस से हो गया, या फिर यूपीएससी मान लो डेवलपमेंट के बारे में कुछ इश्यू हो गया। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है। डेवलपमेंट अपने आप में एक साइंस है, एक मेथोडोलॉजी है, एक स्टडी और रिसर्च का एरिया है। तो डेवलपमेंट में पीएचडी नहीं करूंगा, डेवलपमेंट में उतना ही पढ़ूंगा जितना यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। तो स्कोप ऑफ क्वेश्चन क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग स्कोप ऑफ क्वेश्चन तक होना, और फोकस क्वालिटी पे करिए। कम पढ़िए सॉलिड पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए सॉलिड पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग फोकस करिए। कम पढ़िए सॉलिड पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग फोकस करिए, चीजें अपने आप मूव करेगी। फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड कंसेप्ट बिल्डिंग, चीजों को लिंक करिए। आपने जब डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ा तो आपने डेवलपमेंट कंसेप्ट नॉर्मल तरीके से पढ़ा, बट डेवलपमेंट कंसेप्ट को लिंक करिए। Why India is called a country which is developing and why a country like USA is developed? USA या अमेरिका एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है, क्यों ऐसा है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको अप्लाई करिए। ट्राई टू डिकोड दैट नुएंसेस, उसको डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन।
कंसेप्ट पे फोकस करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कंसेप्ट, जब कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो आप लिंक कर पाओगे, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आते हैं, यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस अब कम आते हैं, एंड हेंस अ लॉट ऑफ फोकस वुड बी ऑन द कंसेप्ट्स। तो हमारा फोकस अगर कंसेप्ट पे होगा तो चीजें अपने आप ग्रो करेंगी। एज ए स्टूडेंट मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम बेसिक्स पढ़ें, एनसीईआरटीज आर बेस बिल्डिंग फॉर कंसेप्ट। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करती है। एनसीईआरटी एक कहानी की तरह से, एनसीईआरटी आपको बहुत सारा फैक्ट या डेटा नहीं देंगी, लेकिन कहानी के तौर पे एक छोटे से इशू को, मुद्दे को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली आपको एग्जाम में, अपने आंसर्स में, अपने इंटरव्यू में किसी बात को बहुत कम शब्दों में समझाने का जो है एबिलिटी डेवलप करना होगा। दैट इज हाउ इट हैज टू बी देयर। सो फोकस ऑन दैट पार्ट। थॉट प्रोसेस, आपकी सोच क्या है, इवॉल्व है, मेच्योरिटी है, नहीं है, किस लेवल ऑफ थॉट है, अगर वो उस लेवल ऑफ थॉट है तो क्या उसमें कमी क्या है, तो उसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। बिकॉज थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स नॉट दैट कि आपने एक दिन पढ़ लिया थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट हो गया। आप पूरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में 2 साल 2.5 साल जो भी इन्वेस्ट करते हो, तो यू आर ऑलवेज डेवलपिंग योर थॉट, और उस थॉट में मेच्योरिटी आएगी। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है? क्या सिर्फ हमें अब खाना रहना मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो डेवलपमेंट हो गया? क्या फ्रीडम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? क्या एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए? क्या हमारे पास चॉइसेस नहीं होनी चाहिए? तो इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे, आप उसको इवॉल्व होंगे, डेवलप उसको जो है इवॉल्व होंगे, और उसके बेस पर अपने आंसर लिखोगे, उसके बेस पर अपने एस्से लिखोगे, उसके बेस पर अपने ओपिनियन डेवलप करोगे। जब मेंस का आप आंसर लिखते हो तो आपके थॉट प्रोसेस को चेक करते हैं। आप पॉजिटिव आदमी हो कि नहीं हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो कि नहीं हो। ऐसा नहीं कि भाई क्रिटिकल आदमी है, बिकॉज ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको टीम को लीड करना है। आपका एक बैलेंस व्यू है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो है किस कोई यू आर इन्फ्लुएंस बाय सर्टेन आइडियाज, आप कास्ट बेसिस पर इन्फ्लुएंस हो रखे हो, या फिर आप रिलीजन बेस्ड इन्फ्लुएंस हो रखे हो। बिकॉज अगर आंसर में ऐसा दिखाएगा तो यूपीएससी आपको फिल्टर कर लेगा, कहेगा नहीं भाई मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, जो डेवलपमेंट में फोकस करें, जो सबको साथ लेके चलें, जो मेन वुमेन में डिस्टिंक्शन ना करें। वो सारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। सो फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में एक और जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज प्रेशर। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग। मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं, दैट प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट 50% प्रिपरेशन बेटा आपका एकेडमिक होता है, 50% प्रिपरेशन आपका नॉन एकेडमिक होता है, मेंटल होता है। आप रोज उठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डेली प्रेशर आ रहे हैं। मान लीजिए जैसे अभी की हम बात करते हैं, आपने क्लास चल रहा था, बीच में कोरोना आ गया, गवर्नमेंट ने कह दिया अभी 15 दिन 20 दिन क्लास आप नहीं कर सकते हो। अब इसमें क्या करें? आप परेशान हो रहे हो, अरे सर कैसे होगा पढ़ाई। एक स्टूडेंट क्या कहेगा, यार ये तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कैन वी चेंज दैट? नो। एज ए इंस्टीट्यूट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी परसों एसडीएम ऑफिस से घूम घूम के हर इंस्टीट्यूट में चेक कर रहे थे कहीं बच्चे तो नहीं बैठे, और जहां भी बच्चे बैठे थे वो नोटिस सब कर दे रहे थे कि हाँ भाई आप डीएम ऑफिस में आके आपको तलब किया जाता है और बताइए कि आपके यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बच्चों को आना अलाउड नहीं है इंस्टीट्यूट में जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आता है। तो हमको पता है कि हम एक ही तरीके से पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन। इवन दो मैं सेंटर में बैठ के इसको क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। मैं इंस्टीट्यूट में क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता हूँ। लेकिन ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। और इस वजह से मैं अपने आप को अडेप्ट करूंगा। इस सिचुएशन कैसे हैंडल कर पाते हो, कहते हैं हाँ ठीक है, कैसे हैंडल किया जाए, प्रिपरेशन में कैसे इंप्रूव होगी। ठीक है सर, 10-20 दिन की बात है, चलिए हम ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं। चलिए हमारा प्रिपरेशन का पार्ट रुकना नहीं चाहिए। अपना 15-20 दिन में जब तक मैं, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे होंगे हाँ भाई जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो पढ़ेंगे। एग्जाम का डेट तो डिफाइंड है, वो तो टलेगा नहीं। चीजें तो डिफाइंड है, तो वो जब नहीं टलेगा तो मेरी प्रिपरेशन क्यों टलनी चाहिए? वाइट शुड आई, मैं क्यों ना बैकअप की तरह सोचूं, क्यों ना मैं इस समय को यूटिलाइज करूं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लूं कि कैसे मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूं, कैसे मैं अपने घर में बैठे वाले टाइम को कैसे इंप्रूव करूं। बिकॉज इट्स अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। वो हमें दिखाई दे, हम उसको हमें उस तरह से देखना होगा, तभी इस चीजों को आपको मैनेज करना आना होगा। आप जब पढ़ाई करते हो तो आप एक अपने आप को एक टाइम डिफाइन करके आप एफर्ट करते हो। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। घर में, फैमिली में सबकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, उससे प्रेशर डेवलप हो जाता है। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करो, वो आपसे उम्मीद करते हैं आप ऐसा करो। आपके पेरेंट्स आपको पुश करते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव्स। कई बार आप जहाँ तैयारी कर रहे हो, घर पे रह रहे हो, वहां चार तरह की समस्याएं होती हैं। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल, ये लाइफ का पार्ट है। आई कांट चेंज दैट। जहां चेंज करना तो चेंज करो। तो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, हेंस यू हैव टू लर्न टू अडैप्ट। आपको सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस प्रेशर। एक्सोजेनस मतलब एक्सटर्नल,
और इंडिविजुअल मतलब इंटरनल, आपके मन, दिल, दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बच्चा। कभी भी ये मत सोचना कि प्रिपरेशन में हाईज और लोज आएंगे। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो पॉजिटिव्स भी होंगे एंड देयर बी चैलेंजेस। चैलेंजेस जब आएंगे तो इट इज बेसिकली प्रॉब्ली वो बता रहा है कि देखो ये चैलेंज है, इसको हैंडल करना ही करना है, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। तो आपको सीखना पड़ेगा उस प्रेशर को हैंडल करना। आप जैसे आप पढ़ाई करोगे तो सेम डे, आप हर दिन आपका सेम नहीं जाएगा, एक दिन आपकी पढ़ाई एक दिन नहीं भी होगी, बट आपको ये देखना होगा कि मेरे मैं तैयारी, ओवरऑल तैयारी मेरी हो रही कि नहीं, एवरेज हाँ हो रही है। ऐसा नहीं, कई बार प्रिपरेशन करोगे फिर पढ़ाई नहीं हो रही तो गिल्ट आने लग जाता है, प्रेशर में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो। तो ये सब प्रेशर, प्रिपरेशन और साथ जो है पैरेलल प्रेशर होता है। आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, आपके अंदर मेच्योरिटी है कि नहीं है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए टुवर्ड्स एनीथिंग। पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज नहीं हो रही तो होगी, कोई चीज नहीं आती तो सीखेंगे, कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही तो लर्न करेंगे, दैट शुड बी द एटीट्यूड। एंड जब ये एटीट्यूड रखोगे ना तो प्रिपरेशन अपने आप मूव करेगी। 6 महीने बाद, साल भर बाद, 6 महीने 7 महीने बाद, अगेन सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है, आप देखोगे चीजें आप लोग वर्क कर रही है। सो एज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्क टू मैनेज ऑल दोज एरियाज। एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नल चीजें रहेंगी, उसको मान के चलिए। अगर आप चेंज कर लीजिए, अगर आपके कोई समस्या हो रही है जिसको आपको लगता है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, रात में बगल वाला गाना चला रहा है या पार्टी कहीं हो रही है, अगर आपको लगता है कि चेंज कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो एडजस्ट करने की कोशिश करो। कभी ऐसा होता है मेंस एग्जाम दे रहे हो और आपका सेंटर ऐसी जगह पड़ा कि बगल में रोड है और वहां से गाड़ियां निकल रही है, ट्रैफिक निकल रहा है, और मेंस का एग्जाम डिस्टर्ब हो जाता है। सो यूपीएससी कहता है भाई देखो ये सब फैक्टर्स आपकी लाइफ में अगर आएंगे भी तो आपको उसको लर्न करके सीखना पड़ेगा, एंड हेंस यू हैव टू डेवलप दैट। यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट मैच्योरिटी, इट इज अबाउट हैंडलिंग टेंशन, प्रेशर, इट इज अबाउट पेशेंस। आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सारी चीजें चेक होती हैं। जब ये चेक होंगी, दैट इज ऑल। ये सीखना, इसके लिए सीखने का तरीका क्या है, यू हैव टू लर्न। आपको मानना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना होगा। पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑल दीज थिंग्स विल पैरेलली गो ऑन। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड लर्निंग, सब्जेक्ट के बारे में आपकी लर्निंग क्या है, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो कि नहीं हो, आर यू अ नॉलेजेबल पर्सन, आर यू अवेयर। यूपीएससी सीधा सीधा कहता है आई एम लुकिंग फॉर, वो अपने किताब, अपने जो नोटिफिकेशन लिखते हैं, दैट दे आर लुकिंग फॉर अवेयर ग्रेजुएट, ऐसे ग्रेजुएट जो अवेयरनेस जिनका हो, जिनकी बेसिक लेवल पर। सो वी लुकिंग फॉर अवेयर ग्रेजुएट। अवेयरनेस है कि नहीं, कैसे अवेयरनेस आएगा, कंटिन्यूसली आएगा, कंटिन्यूसली अवेयर करना पड़ेगा। एक बेसिक आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करनी होगी जानने की, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यूपीएससी के सवाल, बहुत सारे सवाल कॉमन सेंस पे आते हैं। एक स्टूडेंट जो है कॉमन सेंस है, क्यूरियस है, जागरूक है, वो उसके अंदर एक एक हमेशा जानने की या लर्निंग की एक सोच होती है, तो वो सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन में ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी। आपको दिखाई नहीं देगा बट आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी। मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने जब पहला प्रीलिम्स दिया था तो बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे जो मैंने अपने पिछले 1 साल में पढ़ाई नहीं करी थी। वो जनरल क्यूरियोसिटी में मैंने कभी 5 साल पहले कहीं पढ़ा था और वहां से सवाल आ गया। सो दे आर लुकिंग एट दीज थ्री थिंग्स। जब आप बेसिक लेवल पर क्यूरियस हो गए, प्रिपरेशन आपकी अपने आप मूव करेगी। सो वी हैव टू डेवलप ऑल दैट। आपके आसपास क्या चल रहा है उसको एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए। यू हैव टू बी अ पर्सन ऑन द गो। कुछ भी चल रहा है सोसाइटी में, मान लीजिए अभी जो सिचुएशन चल रही है, एक सिटीजन की क्या पैनिक हो रहा है कोरोना वायरस की, लोग मास्क लगा घूम रहे हैं, सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। एक मेच्योर आदमी क्या कहेगा, अरे यार ठीक है तो है, एक बेसिक प्रिकॉशन लेते हैं। ऑब्जर्व करिए लोग क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट में कल को डिसीजन मेकिंग में जाओगे तो ऑब्जर्व करोगे तो ही तो आप प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल पाओगे। लोग पैनिक कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भीड़ हो जा रही है, तो वहां पे आप एज अ लीडर, एज अ डिसीजन मेकर आप कहोगे नहीं देखो देखिए ये दिक्कत है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अभी देखो रोज गवर्नमेंट नए नए डिसीजन ले रही है, जब जो प्रॉब्लम बढ़ रही है तो रोज गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। हम होपफुल है कि 2 वीक में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट, तो कल को आप उस पोजिशन में जाओगे तो आपके अंदर वो ट्रेट होना चाहिए, आपके अंदर वो सोच पहले से होनी चाहिए, वहां पे जाके वो डेवलप नहीं होगी। सो यू हैव टू, जो प्रिपरेशन में भी आपको लर्न करो और ऑब्जर्व करो आपके अराउंड क्या चल रहा है। गरीबी सिर्फ किताब में थोड़ी है, गरीबी दिखाई दे रही है आपको। डेवलपमेंट सिर्फ किताब में थोड़ी मेंशन है, डेवलपमेंट या लैक ऑफ डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। एजुकेशन किताब में ही नहीं सकी है, इंडिया में एजुकेशन जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है या अच्छा हो रहा है और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो रोड पे भी दिखाई दे रहा है। सो व्हेन यू आर एबल टू दैट, आप एक अपना ओपिनियन डेवलप करते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, आपकी एक सोच डेवलप होती है और वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है। और आपने मिलू मिलू मतलब आपकी जो एनवायरमेंट है, आपके आसपास जो एनवायरमेंट है उसको आप एक्सप्रेस करते हो। आपके आंसर्स में अगर एक ओरिजिनलिटी होगी, एक नॉवेल्टी होगी कि भाई आपने आपने कुछ आंसर लिखा, उसमें आपकी अपनी सोच भी है, आपने अपना एक अपना ऑब्जर्वेशन है, आप रूरल एरिया से आते हो तो आपने ऑब्जर्व किया कि रूरल एरिया में ये समस्याएं हैं, आपने उन समस्याओं से आप वाकिफ हो, आपने देखा है,
या आप अर्बन एरिया में हो और आप वो प्रॉब्लम्स को रोज को देख रहे हो, अगर वो आंसर में रिफ्लेक्ट करेगा आपकी अपनी ओपिनियन, देन थिंग्स विल वर्क फॉर यू। ठीक है, सो ये जो है अप्रोच रहता है। एंड यूपीएससी इज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ अ नॉलेजेबल पर्सन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे जो है हम, हाउ डू वी बिकम नॉलेजेबल पर्सन, हम नॉलेजेबल पर्सन कैसे बने, एवोल्यूशन ऑफ अ evolution of a well educated and aware person. So we have to become educated, and awareness is the key. ठीक है, आपने किताब पढ़ी, यू आर ग्रेजुएट, बट आर यू एजुकेटेड? ठीक है, एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग अ डिग्री, एजुकेशन इज बियॉन्ड दैट। बहुत सारे लोग बस डिग्री बहुत होती है, बट दे probably are not educated, so they are looking for educated people and aware people. So that is what new school of learning will be there. आप फोकस करिए। पहला अप्रोच, आपकी स्टडी मटेरियल जो लिस्ट होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। दूसरा, आप पैरेलली अपने स्किल्स पे काम करिए, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट पे, आंसर राइटिंग स्किल्स पर ऑब्जर्व करिए। यू हैव टू बी पर्सन, किताबी कीड़ा अलमारी बंद करके पढ़ा, कमरा बंद करके नहीं पढ़ाई पढ़नी है। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दिस। अच्छा, एक और बेसिक सवाल जो हमेशा स्टूडेंट्स, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, दैट यूपीएससी क्या चाहता है, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। जो हमारा ब्रेन है उसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये क्या है? लॉजिक, लैंग्वेज, रीजनिंग, साइंस, मैथ। ठीक है, और ये लोग जो होते हैं, जो लेफ्ट साइड से जो सोचते हैं, वो राइट ही होते हैं, राइट हैंड कंट्रोल होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या कंट्रोल करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉजिक, रैशनैलिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच होता है। ये लोग मैथ साइंस में अच्छे होते हैं। जैसे आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये पूरा शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हमारा स्कूल सिस्टम जो है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरा पूरा लेफ्ट साइड फोकस करता है। क्या कर लो? इंजीनियरिंग कर लो, क्या कर लो? मेडिकल कर लो, क्या कर रहे हो? ह्यूमैनिटीज, अरे ह्यूमैनिटीज से नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा सोच डेवलप हो रखा है। और वो चाहते हैं कि मैथ्स पढ़ लोगे तो शायद नौकरी मिल जाएगी। मैंने तो नहीं देखा मैथ्स पढ़ने से नौकरी की सर्टेनिटी होगी। बहुत सारे लोग एमएससी करके घूम रहे हैं और नौकरी नहीं लगी हुई है। ठीक है, कहने का मतलब, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर पे हमारा एजुकेशन सिस्टम हाईली फोकस्ड है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन क्या करता है? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, अवेयरनेस। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हो आप, कुछ क्रिएटिव स्किल है आपका, आप गाना सुनते हो, आप गाना गाते हो, आप कुछ स्किल है, आप पेंटिंग करते हो, आपको लगता है कि ये स्किल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, बट आपके अंदर वो पेशेंस ला देता है। ये कई बार आपको पता नहीं चलता है, और वो स्किल जो है आपको, इट मेक्स यू थिंकिंग पर्सन। तो क्रिएटिव पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग पर्सन। ये लोग होते हैं, वो काफी मेच्योर होते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, ठीक है, एम्पैथी, वो लोग दूसरों की प्रॉब्लम को सोचने की उनकी कैपेसिटी होती है। जब ये सब आप सोच रखोगे गरीब के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में, आप खुद अपने आप प्रॉब्लम को रिलेट करके देखोगे, तो आपके अंदर एक सेंसिटिविटी आएगा, आपका इमेजिनेशन होगा, आप सोल्यूशन के बारे में सोच पाओगे, आप दूसरों की प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे समझ पाओगे, तो सोल्यूशन आप बेटर तरीके से सोच सकते हो। और ये सारी चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। मतलब अगर आपका कोई क्रिएटिव स्किल है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग स्किल मेरे हिसाब से क्रिएटिव स्किल है। अगर आपको अच्छा लिखना आएगा, आपने लिखना अच्छा सीख लिया, तो जिंदगी भर हो नहीं जाएगा। आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हो, टू व्हीलर चलाना सीखते हो, फोर व्हीलर चलाना सीखते हो, तो वो स्किल डेवलप हो जाती है। 10 साल बाद भी आपको गाड़ी देंगे तो दो घंटे के अंदर आप नॉर्मली चलाने लगोगे। तो these things are controlled by right hemisphere of the brain. तो जैसे बहुत सारे लोग हॉबीज फॉलो करते हैं, यूपीएससी में जब मेन इंटरव्यू दोगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉबी, आपका हॉबी क्या है? कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग कहते हैं गाना सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं डायरी लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं एनसीसी ज्वाइन किया था, तो तमाम तरह की चीजें। तो वो हॉबी से आपका आपका ये मालूम होता है कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स क्या है, क्या डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है। यूपीएससी में दोनों की जरूरत है, राइट एज वेल एज लेफ्ट। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज हेवीली बायस्ड टुवर्ड्स नर्चरिंग ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर। हम लोग का फोकस इसी पे होता है। यूपीएससी कहता है यार हमें राइट वाला भी थोड़ा एरिया चाहिए, इस पर फोकस करिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो सेंसिटिव हों, जिनके अंदर ह्यूमैनिज्म हो, जो सोच पाए, जिनकी क्रिएटिव स्किल्स हो, इमेजिनेशन हो जिनका। बिकॉज जब आपको सर्विस में जाओगे तो लेफ्ट की तो जरूरत पड़ेगी, राइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें बैलेंस इज नीडेड ऑफ बोथ द एरियाज। सो वी, अगर हम बैलेंस पे फोकस करेंगे तो प्रिपरेशन होगा। तो हम लोग ये तो स्कूल सीख के आते हैं, इस पर फोकस नहीं होता है। और जब ये हम, एज आई मेंशन कि द एग्जाम स्किल्स का है, तो व्हेन यू वर्क ऑन योर स्किल्स, तो यू आर वर्किंग ऑन द बैलेंस ऑन द राइट साइड ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्रेन। और यूपीएससी है दैट वी हैव टू फोकस ऑन बोथ द साइड ऑफ द ब्रेन। तो हमारा ये जो राइट साइड है वो यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में सिखाया नहीं गया है।
इमोशनल मैनेजमेंट, आपका आईक्यू तेज है, आईक्यू, आप दिमाग बहुत ब्रिलियंट है, आपका आईक्यू 160, आइंस्टीन का 160 आईक्यू था, और लेकिन आपका ईक्यू, ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन, आप इमोशनली चीजों को हैंडल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आपका ईक्यू सही नहीं है तो आप जॉब नहीं कर पाओगे सर्विस में, क्योंकि वहां भी प्रॉब्लम आएगी, राइट कंट्रोल हो गया, कभी कोई बवाल हो गया, अगर आपका इमोशनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप पीपल डीलिंग नहीं कर पाओगे, आपके ऐसे के आंसर्स में, आपके एथिक्स के आंसर में वो सारा ईक्यू वाला एरिया चेक करते हैं कि आपकी सोच क्या है, ठीक है, फिर आपको ट्रेनिंग भी देंगे। तो कहने का मतलब है दैट प्रिपरेशन के लिए यू नीड बैलेंस अप्रोच ऑन ऑल द एरियाज, एंड हेंस नॉट ओनली वी आर वर्किंग ऑन द स्किल्स बट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, और तभी प्रिपरेशन आपकी होती है। ये जो आपका राइट दिमाग का जो एरिया होता है वो उसको जागृत करने की जरूरत है जब ये करोगे, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एक बार स्किल्स, मैंने कहा ना यूपीएससी में जिस दिन आपने स्किल एक्वायर कर लिया तो प्रिपरेशन 6 महीने का एरिया है। रीडिंग स्किल्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रीडिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, 80 to 90 वर्ड्स पर मिनट है, आमतौर पर बच्चे आते हैं उनकी इससे ज्यादा नहीं होती है, अच्छे जो इनका तेज है, मेरी भी रीडिंग स्पीड इतनी है 300 वर्ड्स, 200, 350 तक चले जाती है कई बार, यानी आप जो आर्टिकल 10 मिनट में पढ़ रहे हो वो आर्टिकल में 3 मिनट में पढ़ लेता हूँ, क्यों, बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम सुपर इंटेलिजेंट समथिंग, या बिकॉज मैंने अपनी स्किल्स पर स्पेसिफिकली वर्क ऑन द रीडिंग स्किल, मैंने अपनी रीडिंग स्किल पे काम किया है, मैंने अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाया है, रीडिंग के साथ साथ कैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो उस पर भी मैंने काम किया। जब आप करोगे तो प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट इज हाउ फंक्शन शुड बी देयर। सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम को जानने का प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने कहा ना देयर आर टू वेज, मैं सारी बातों को कैसे जानता हूँ, सिलेबस का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा प्रीवियस ईयर जो पुराने सवाल के पेपर है प्रीलिम्स, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स के हो गए, आप कोई टॉपिक पढ़िए, मान लीजिए आपने इकोनॉमी पढ़ा या आपने राजव्यवस्था या पॉलिटी पढ़ा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, जब पढ़ा तो आप देखिए पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं, और वो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं तो किस लेवल पे निकल रहे हैं, तो ये हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव, तो दैट इज व्हाट द फोकस हैज टू बी, सिलेबस प्रीवियस ईयर। प्रीलिम्स और मेंस में फर्क सिर्फ होता है कि प्रीलिम्स वाले जो एरियाज होते हैं ये फर्स्ट एग्जाम होता है, और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था 8 एरियाज जो प्रीलिम्स के थे, मेंस में कुछ नए एरियाज ऐड हो जाते हैं, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन डिटेल में पढ़ा जाता है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रीलिम्स का पार्ट है, बट गवर्नेंस उसको करंट से लिंक करना वो सब मेंस में आता है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट लगभग ये 30-35% ऑफ सिलेबस जो होता है ये मेंस फोकस होता है, बाकी जो 65 to 70% ऑफ सिलेबस होता है वो दोनों एरिया में कॉमन है। यानी अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच इंटीग्रेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी, ये तो ये प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है तो इसको मेन से पढ़ना है, बट हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी प्रीलिम्स में पढ़ना है और मेन से भी पढ़ना है। अब प्रीलिम्स में मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी पे, मान लीजिए भारत की मान लीजिए यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है ना, हमारे जो पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था है, कार्यप्रणाली है जो हमारी राज्य व्यवस्था है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी जो होती है, तो मान लीजिए यूनियन पार्लियामेंट है, तो यूनियन पार्लियामेंट पे अगर सवाल आता है तो यूनियन पार्लियामेंट पे अगर एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो प्रीलिम्स का पार्ट है, और यूनियन पार्लियामेंट की फंक्शन को अगर एनालाइज करना हो गया लिखने में तो ये मेंस का पार्ट हो गया। सो वी हैव बोथ ऑप्शंस, प्रीलिम्स एज वेल एज, सॉरी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी आप अलग अलग नहीं करोगे, आप इंटीग्रेटिव पढ़ोगे। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री दोनों में आ रहा है, प्रीलिम्स और मेंस में भी, तो आपका अप्रोच होगा कि जब सब्जेक्ट पढ़ूं तो उस पर एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं और उस पर मेंस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, दोनों को समझना पड़ेगा। तो व्हेन यू अप्रोच लाइक दैट, एक कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक जैसी होती है, फर्क सिर्फ ये होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी में जो आपका एमसीक्यू बेस यानी एमसीक्यू क्रैक करने का एक अप्रोच डेवलप हो जाता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हिच इज देयर। मेंस में थोड़ा एनालिटिकल सवाल आते हैं, सोचने वाला, आपको लिखना होता है, आपके पास टाइम होता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है, तो वहां पे थोड़ी सी आपको क्वेश्चन को एनालाइज करके निकालने का जो है अप्रोच जो है रहता है। सो दैट इज हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी, और इस तरह से हम लेके चलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एरिया हो गया और मेंस का एरिया हो गया, समझ में आ गया। ये मैं वैसे मैं आपको, जैसे आप जब प्रिपरेशन जब रेगुलर करते रहोगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कैसे कैसे सवाल मेंस में आते हैं, कैसे कैसे सवाल प्रीलिम्स में आते हैं,
and hence you'll be able to develop. So the best way to analyze is the past year's papers. आप past year पेपर कैसे एनालाइज करते हो? और जैसे मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री के पेपर आपने हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, तो प्रीलिम्स पेपर कैसा आ रहा है, मेंस में कैसा आ रहा है, उसको आपको रेगुलर देखना होगा। अगर आप ये मान के चलो कि सर ने हिस्ट्री पढ़ा दिया, मेरे को समझ में आ गई और यू फील वेरी थैंकफुल, अच्छी बात है। बट अगर आप यूपीएससी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप आंसर नहीं लिख रहे हो, आप क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, देन थिंग्स विल नॉट। एंड हेंस हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे हम जो है प्रिपरेशन सिर्फ पढ़े ना, बट हम अपने प्रिपरेशन को हमेशा एनालाइज करें और इंटरलिंक करें। ये कुछ सिलेबस का पार्ट है। आज आपका ऑब्जेक्टिव हो कि आप प्रीलिम्स और मेंस का पेपर देखिए, और सेशन का स्कोप इतना ही है आज के। बट मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको पेपर के बारे में समझाऊं कि क्या एग्जैक्टली हमारा सोच होनी चाहिए। जहां तक इंडिविजुअल सवाल है कि नोट्स कैसे बनाना है, या न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, या फिर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होना चाहिए, तो वो जब जैसे मान लीजिए इकोनॉमी पढ़ते हो, तो मैं इकोनॉमी के बारे में अगर बताता हूँ, तो इकोनॉमी में सबसे मेरा अप्रोच होता है कि आप एनसीईआरटीज पढ़िए। एनसीईआरटीज में 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी या 11th की एनसीईआरटी। इसके बाद आप बजट अगर आता है, या आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसको पढ़ना होगा। और आप लोग स्टूडेंट हैं क्लास के, तो आपको सिर्फ और उसके अलावा क्लास नोट्स पढ़ना है, क्योंकि क्लास नोट्स बहुत डिटेल्ड है। और क्लास में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो इकोनॉमिक्स में मुझे लगभग 25 से 30 लेक्चर्स लगते हैं। मेंस में ऐड कर दूं तो 10 और 40 लेक्चर अगर 2.5 घंटे के होते हैं, यानी 100 घंटे हम सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं क्लास में। तो आप सोचो 100 घंटे हम लोग अगर इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ेंगे, तो अच्छे खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, क्वेश्चन इशू एनालाइज करेंगे, आपके सवाल बनेंगे, क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम देखेंगे। फिर जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो हम मेंस का सवाल निकालेंगे, प्रीलिम्स का सवाल निकालेंगे। सो दैट इज हाउ वी गो। तो एक तो मैक्रो स्ट्रैटेजी होना चाहिए पूरे प्रिपरेशन का। दूसरा सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में आप जाते हो कि सब्जेक्ट वाइज में कैसे पढ़ना है, उसकी बेसिक बुक्स क्या होनी चाहिए, क्या बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और मेरे को क्या फॉलो करना चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमेशा इंडिविजुअल होनी चाहिए। देखिए प्रिपरेशन एक, आप किसी टॉपर का स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, बट एक टॉपर का स्ट्रैटेजी आप पूरा पूरा अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज टॉपर का बैकग्राउंड एक्स होगा, आपका बैकग्राउंड वाई होगा। हर स्टूडेंट की स्टडी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, सबका कंफर्ट लेवल अलग अलग होगा, सबके प्रॉब्लम कंफर्ट जोन्स अलग अलग होंगे। और यूपीएससी इज द गेम ऑफ एवरेजेस। आपको हर सब्जेक्ट में आपको एवरेज तो परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज कट ऑफ तभी निकलेगा जब आप हर एरिया में एवरेज होंगे। आपको आईएएस बनना है, तो ऑन एवरेज आपको एवरेज हर एरिया में होना, इंटरव्यू भी एवरेज होना पड़ेगा, राइटिंग्स के लिए भी एवरेज होना पड़ेगा। हो सकता है उसमें एक दो सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, एक दो एरिया आपके इंटरेस्ट का हो सकता है। सो इस तरह से चीजें जो है रहेंगी। आपके कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी यू कैन आस्क देम। आपका जो अगर आप देखोगे तो आप में आपके अगर मोबाइल पे देख रहे हो, तो यू हैव अ क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, उसमें क्वेश्चन आप टाइप कर सके, पूछ सकते हो, एंड आई विल टेक सम क्वेश्चंस और देन आई विल रैप द सेशन। इसके आगे का जो क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं या न्यूज़पेपर वाइज हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग सेशन की जो है रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क। आप देखो वहां पर जो है आपके क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क का रहेगा, ठीक है। हाँ बताइए, शशांक कुछ सवाल पूछ रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक सवाल होगा तो अगर मान लीजिए यहाँ क्लियर नहीं होगा, हम लोग फोन पे ही बात कर सकते हैं। अदर्स आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप। अच्छा, विच सब्जेक्ट का सवाल है कि इनमें से कौन सब्जेक्ट प्री और मेंस के लिए था। स्लाइड में वापस चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं इसी की बात करता हूँ, मैं इसी की बात करता हूँ। आप देखिए प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए ये प्रीलिम्स सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी। अब इसी में हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट मेडिवल, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हो गया, ठीक है ना। तो आधुनिक इतिहास हो गया, आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया। तो ये सब प्रीलिम्स का पार्ट है। लेकिन मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का जो इतिहास होगा, वो मेंस का पार्ट हो गया।
तो हमको डिफाइन करना होगा। तो ये प्रीलिम्स में सब्जेक्ट है, बट अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा मेंस में क्या नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, तो इसमें ये एरियाज हो जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी ऐड हो जाएगा, तो यानी भारतीय समाज, इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा उसमें प्रीलिम्स में आता है, मेंस में और डिटेल में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो आपका जो मेंस का सिलेबस है, अगर आप प्रीलिम का सिलेबस देखोगे तो प्रीलिम का सिलेबस बहुत बेसिक होता है, उसमें बहुत डिटेल में डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग प्रिपरेशन अप्रोच अपनी मेंस के थ्रू लेकर डेवलप करेंगे, यानी हम मेंस के सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस में कुछ डिफाइंड ही नहीं है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। मेंस का सिलेबस ढंग से कवर करेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप कवर हो जाएगा। ये हमारा जो है हमारा फोकस होना चाहिए। आप एक बार सिलेबस उठाओ प्रीलिम्स और मेंस का, अगर सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा और आप उनको रीड करो और फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर होता तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए, सो आई एम रैपिंग द सेशन, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। एंड और कोई सवाल होंगे तो आप मुझे इंडिविजुअली, बेटा मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी पर्सनली आल्सो, फोन कर सकते हो, हम लोग टाइम डिफाइन कर लेंगे आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज होंगी तो। बिकॉज एज अ मेंटर हम लोग का फोकस सिर्फ क्वेश्चंस इंडिविजुअल लेवल पर, हर लेवल पे रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड पेशेंस। ये ऑनलाइन प्रिपरेशन का तरीका है। एडवांटेज सिर्फ ये है कि जब तक भाई ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होता तब तक हमको ये मोड को फॉलो करना पड़ेगा, बट इसमें भी पढ़ाई आप अपना कंटिन्यूटी मेंटेन कर लीजिए। कोई स्पेसिफिक क्वेरीज डाउट होंगे आप इंडिविजुअली मुझे रीच आउट करिए या रेस्पेक्टिव फैकल्टी को रीच आउट करिए, एंड आपके सब सारे इश्यूज को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।